हेलो एवरीवन। विज्ञान प्रौद्योगिकी की आज की क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर समझेंगे साइंस एंड टेक के कौन से इंपॉर्टेंट पहलू हैं, किन किन चीज़ों को आप साइंस एंड टेक के अंतर्गत स्टडी करते हैं और ये आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किस तरीके से महत्वपूर्ण है। लेकिन साइंस एंड टेक को हम स्टडी करने से पहले मैं यहाँ पर इस क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर ज़रूर चर्चा करूँगा। इसे आप समझ लीजिए, यदि आप साइंस एंड टेक को स्टडी करने जा रहे हैं या अभी आपने स्टडी कर ली है और उसको लेकर आप थोड़े से भ्रमित या चीज़ों को समझ में नहीं आई है, और ऐसे बच्चे जिनको स्टडी करनी है साइंस एंड टेक को, तो वहाँ पर मैं कुछ मूलभूत पॉइंट भी आपको बता दूं कि उसके आधार पर यदि आप सही तरीके से स्टडी करते हैं तो साइंस एंड टेक ईजी हो सकती है। सबसे पहली चीज़, जनरल साइंस। यहाँ पर आपकी पकड़ अच्छी और मजबूत होनी चाहिए। जनरल साइंस कहने का मतलब है कि आपकी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की यहाँ पे आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। कारण क्या है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो आप स्टडी करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें आप स्टडी करते हैं वो एडवांस लेवल की साइंस है, जिसमें तकनीकी का अर्थात टेक्नोलॉजी का समावेश होता है। कहने का मतलब जो विज्ञान है, विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी भी विषय वस्तु के बारे में जब आप क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से स्टडी करते हैं तो वो आपका विज्ञान कहलाता है, जिसमें तार्किक सोच होती है, क्षमता होती है और किसी चीज़ के प्रायोगिक माध्यमों से आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। विज्ञान के इसी स्वरूपों को जब आप अलग अलग शाखाओं में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई सारी अलग अलग शाखाओं के अंतर्गत, जिसमें भौतिक है, रसायन है, जीव विज्ञान है, फिर उनकी कई सारी और भी अन्य शाखाएं उन्हीं के अंतर्गत डेवलप होती चली जाती हैं। इसके अंतर्गत जब आपकी एक बेसिक साइंस यहाँ पर कवर अप हो जाती है, उसके बारे में आपके पास नॉलेज हो जाती है, तो आप यहाँ एडवांस लेवल की चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यदि हम चर्चा करें तो कई सारे स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में और यूपीएससी यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक प्रमुख इंपॉर्टेंट विषय वस्तु बन चुकी है। जिस तरीके से जीवन चर्या बदली है, हमारे दैनिक जीवन में साइंस एंड टेक का जिस तरीके से यूज़ हुआ है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि आपके पास इसकी नॉलेज कर रहे हैं या फिर आप इन चीज़ों का यूज़ भी कर रहे हैं तो शायद आप उसके बारे में समझते नहीं है, उसके यूज़ के बारे में भी आप बहुत कुछ बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते कि किस तरीके से यूज़ हो रहा है, इसमें साइंस का कौन सा रोल लगता है, और इसके लिए सिर्फ बेसिक साइंस आपको जाननी है। तो आज मैं यहाँ पर जो आपको साइंस एंड टेक पढ़ाऊँगा, इसके लिए जिन बच्चों का यदि कंप्लीट नहीं हुआ है और आप साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहली चीज़ कि आप जनरल साइंस को ज़रूर स्टडी करें। सेकंड चीज़, अगर आपकी साइंस एंड टेक के अंतर्गत स्टडी करने जा रहे हो, आपने जनरल साइंस को पढ़ लिया है, तो साइंस एंड टेक में भी पढ़ने के कुछ रूल्स हैं चीज़ों को। सबसे पहली चीज़, बेसिक इन्फॉर्मेशंस। क्योंकि आप क्या कहते हैं कि साइंस क्रमबद्ध तरीके से आप स्टडी करते हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो आपका सिलेबस कहता है कि यहाँ पर कई सारे टॉपिक हैं। टॉपिक जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें बायोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो उसमें आपको फिजिक्स के कुछ रूल लगते हैं, कुछ केमिस्ट्री के रूल्स लगते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, आपको रोबोटिक्स आएगा, आपको चालकता को लेकर एक टॉपिक है, आपका बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर टॉपिक है, स्वास्थ्य रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सूचना एवं संचार को लेकर डिस्कशन है। तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप स्टडी करते हैं। तो आज हम यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु, क्या आप भारत के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग को लेकर जानते हैं? क्या इसके इतिहास से परिचित हैं? किस तरीके से साइंस डेवलप हुई, किस तरीके से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ? क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरीके से साइंस धीरे धीरे मानव के जीवन में समाहित होता गया है, और इसके अलग अलग काल में, चाहे प्राचीन काल से मध्यकाल और मध्यकाल से आधुनिक भारत में साइंस का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ये चीज़ें किस तरीके से डेवलप हुई हैं, भारत में किस किस तरीके से विकास हुआ है। आप अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के बारे में हो सकता है बहुत कुछ नाम भी सुना हो और जानते भी हों। आप आइंस्टीन के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या किसी भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा की गई खोजों और उनके बारे में किस तरीके से उनका योगदान रहा अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय परिदृश्य में, उनके बारे में आप कितना परिचित हैं? इसको लेकर विभिन्न परीक्षाओं में, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज उस जानकारी को भी हम यहाँ पर देखेंगे। भारत की कौन सी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, वैज्ञानिक संस्थान है, और वो किस तरीके से भारत के योगदान को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनको स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक इंपॉर्टेंस, एक बेसिक रोल क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चाहे उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी होगी, आपका जैव प्रौद्योगिकी होगी, उसमें रक्षा होगा, डिफेंस होगा, उन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़,
विज्ञान एवं तकनीकी में विज्ञान की एक जनरल परिभाषा आप जानते हैं। और तकनीकी क्या है? तकनीकी वो एक पहलू है जिसके माध्यम से विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनके प्रायोगिक स्वरूपों के माध्यम से कुछ मशीनीकृत व्यवस्था, जिसके माध्यम से मानव जीवन के कार्य पहलुओं को आसान बना दिया जाए, उसे हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। और विज्ञान प्रौद्योगिकी कहने का तात्पर्य हुआ जहां साइंस के अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु के बारे में शोध इत्यादि कार्यों के क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को हम व्यवहारिक तरीके से मशीनों के माध्यम से इजी गोइंग कर दें मानव के जीवन को, उसको हम कहते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की व्यवस्था। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आप बात करते हैं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम कई सारी चीज़ों को अब तक खोज कर चुके हैं। जैसे कि आप वर्तमान समय में एक सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल है साइंस एंड टेक का, आप वर्तमान समय में बैंकिंग व्यवस्था को देखिए। बैंकिंग व्यवस्था आज आपको बैंक में लाइन लगाकर कोई भी चीज पेमेंट जमा करनी है या बैंक का खाता खुलवाना है या फिर कहीं आपको ट्रांसफर करना है मनी, उसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल पर विभिन्न प्रकार के ऐप्स के माध्यम से आप उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे संभव हुआ? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। जिस तरीके से स्मार्टफोन्स आए हैं और जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के ऐप्स वहां पर आए हैं, क्यूआर कोड जिसमें आया हुआ है उसके माध्यम से स्कैन करके किसी भी चीज को बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये सब कैसे संभव हुआ? साइंस एंड टेक। इसने आपकी जीवन प्रक्रिया में बहुत सारा जो समय है जो कि बैंक जाने के लिए आप निकालते हैं और वहां कई घंटों की लाइन लगाने के बाद एक काम होता था, वो आज सेकेंड्स में हो जाता है। तो आपकी लाइफ को उसने क्या किया? बहुत ईजी गोइंग कर दिया। साथ ही गतिशीलता बढ़ाई, अर्थात कि जो समय 1 घंटा वहां वेस्ट हो रहा था उसको आप घर बैठे बैठे किसी अन्य काम में लगाकर कुछ और भी प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो साइंस एंड टेक का जो काम है वो यही है, मानव जीवन की कार्य प्रक्रिया को व्यवहारिक तरीके से इजी गोइंग करना। अब यहां पर अगर हम देखें कि ये चीजें आज हम आधुनिक स्वरूप में देखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो ये प्रक्रिया आप देखते हैं, क्या ये प्राचीन समय से भी ऐसा रहा? या आपसे अगर ये पूछा जाए कि प्राचीन काल में भी क्या साइंस की वस्तुओं को देखा गया? क्या हड़प्पा काल में या फिर वैदिक जो सभ्यता रही या मध्यकाल में सल्तनत और मुगल काल में क्या आपको साइंस का कोई पहलू देखने को मिलता है, या सिर्फ ये आधुनिक भारत की ही देन है? तो चलिए आपको कुछ पहलुओं से रूबरू कराते हैं और आपको साइंस के कुछ ऐसी चीज़ों से आपको मालूमात कराते हैं जो कि साइंस आप इतिहास पढ़ते हुए देखते हैं, उसके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जो प्रक्रिया वहाँ पे थी वो एक साइंस का बहुत जीता जागता उदाहरण है। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है प्राचीन भारत के अंतर्गत हड़प्पा का नगर नियोजन। साइंस के अंतर्गत जो नगर नियोजन है, नगर नियोजन में अगर आप देखें तो जिस तरीके से उन्होंने जल निकासी की जो व्यवस्था थी, सड़कों का जो उनका समकोण पर उनका कटाव की स्थिति थी और जिस तरीके से नगरों का बसाव था और स्थिति थी, वो आपको दिखाता है कि वहाँ पे साइंस एंड टेक के जो पहलू हैं वो बहुत उत्कर्ष स्थिति में थे। इसको हम साइंस में कहते हैं जो माप और ज्यामिति संबंधी ज्ञान। ठीक है, माप और ज्यामिति संबंधी जो ज्ञान है वो हड़प्पा वासियों के पास था और इसी ज्ञान का प्रयोग करके उन्हें नगर नियोजन की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था विकसित की थी। आगे चल के अगर हम बात करें, ईसा पूर्व ये 2वीं सदी तक एक व्यवहारिक ज्यामिति का यहाँ पर विकसित हो चुका था। न्यून कोण, समकोण जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं इसके अंतर्गत उसका विकास हुआ। धीरे धीरे इसके क्षेत्र, इस फील्ड में काफ़ी सारा काम हुआ, डेवलपमेंट हुई। इसी तरीके से आप हड़प्पा काल जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर पॉलिशदार और चमकीले मृदभांडों के बारे में पढ़ते हैं। साइंस के अंतर्गत जब इस स्थिति को अगर हम देखें तो इसे कहा जाता है धातु कर्म की प्रक्रिया। धातु कर्म की प्रक्रिया के अंतर्गत जिस तरीके से वो पॉलिशदार बर्तन बनाए गए जिनका आज भी जो चमक वो बरकरार रखती है वो आपको दिखाई देती है। किस तरीके से उनका संरक्षण करने के लिए, किस तरीके से रंगाई जो थी या रंग कर्म था, मिश्रण रंगों का जिस तरीके से वो करते हैं, उन सारी चीज़ों का ज्ञान उन्हें उस समय भी था। इसके अतिरिक्त आपने लोथल के बारे में पढ़ा होगा। लोथल वहाँ का एक बंदरगाह जहाँ पर पोत इत्यादि के परिवहन और बंदरगाह व्यापार जो होता था उनके माध्यम से होता था। तो व्यापारिक स्थितियों में पोत का निर्माण करने जैसी विधियां भी उनको ज्ञात थी, जो ये दिखाता है कि साइंस की कई सारी नॉलेज वहाँ पर कई अलग अलग फील्ड्स की वहाँ पर उन हड़प्पा वासियों के पास थी, जो कि आपको साइंस की मूलभूत या कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्थाओं के तौर पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कई सारे हमारे जो कह सकते हैं प्राचीन काल के वैज्ञानिक रहे हैं, गणितज्ञ रहे हैं, जैसे कि अगर आपसे इसके बारे में परिचित भी होंगे, पढ़ा भी होगा आपने, वाराहमिहिर को आप जानते हैं जो खगोल शास्त्र को लेकर परिचित हैं। उन्होंने भी बताया था सबसे पहले कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। जो वर्तमान समय में आप देखते हैं, आप इसको पढ़ते हैं, भूगोल आप पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं,
लेकिन ये जो सबसे पहली जो स्थिति वहाँ पे क्लियर की गई, खगोल शास्त्र के जो जनक भी एक तरीके से कहे जाते हैं, वारामिहिर जी के द्वारा ये बताया गया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इसी तरीके से बोधायन के द्वारा पाई का मान दिया गया, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई। ये सारी चीज़ें प्राचीन काल से ही हमें देखने को मिलती हैं, अर्थात साइंस का जो उद्भव है वो प्राचीन काल, इतिहास के समय से ही दिखाई देता है। इसके अन्य पक्षों की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कणाद के द्वारा 6वीं शताब्दी में एक परमाणुक सिद्धांत दिया गया, जिससे आज के समय में मान्य है, कई सारे प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध भी किया जा चुका है कि ब्रह्मांड जो है वो कई सारे अदृश्य कणों से मिलकर बना है। आज आप डार्क मैटर के बारे में पढ़ते हैं। डार्क मैटर क्या है? एक अदृश्य वस्तु या पदार्थ जो दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लैक मैटर भी इसको, डार्क मैटर इसको कहते हैं, कि जितनी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं अंतरिक्ष में, उससे कई गुना चीज़ें जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। वो ब्रह्मांड जो होता है डार्क मैटर का बना हुआ है। तो ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जो बात यहाँ पर है वो 6वीं शताब्दी में कणाद के द्वारा ही बता दी गई थी कि मूलतः अंतरिक्ष में जो सारी चीज़ें या जो संसार बना हुआ है उसमें कई सारी चीज़ें वो डार्क एनर्जी या डार्क मैटर से वहाँ पर मिलके बना है। इसके अतिरिक्त ये तो हम बात करते हैं कि प्राचीन काल की स्थितियों में किस किस तरीके से विज्ञान किन किन क्षेत्रों में विकसित हुआ। क्या प्राचीन काल के बाद हम मध्यकाल में प्रवेश करते हैं, और मध्यकाल में प्रवेश में होने के बाद क्या साइंस का और भी विकास हुआ या इसका पतन हुआ? तो इसको जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहेंगे। मध्यकाल में सबसे जो महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ रहीं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आपको एक देखने को मिलती है। रसायन विज्ञान की जो प्रगति वहाँ पर है आपको मध्यकाल में बाबर के द्वारा तुजुक ए बाबरी में देखने को मिलती है, जहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया था तोप के गोले बनाने की विधियों का। तोप के गोले बनाने की जो विधियां हैं वो हम केमिस्ट्री के अंतर्गत किस तरीके से गुण और संयोजन कितना होगा, कितने वहाँ पे मिश्रण किस तरीके से किया जाए, इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। तो मध्यकाल में एक एग्जाम्पल ये आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो उद्भव है, विकास हुआ, वहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इत्र निर्माण, इत्र यहाँ पर अगर बात करें जो सुगंध थी, यहाँ पर अस्मत बेग के द्वारा यहाँ पर इत्र के निर्माण की स्थितियों को देखा जा सकता है। कागज निर्माण व बारूद का निर्माण, बंदूकों में उन बारूदों का या गोलियों के तौर पे प्रयोग किए जाने की जो सारी प्रविधियां रही या स्टार्टअप रहा, प्रयोग किया गया, वो आपको मध्यकाल की ही देन है। इसके अतिरिक्त जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी आपको मध्यकाल एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाई देता है, जिसमें जहांगीर के शासनकाल में ये चीज़ें बहुत ही बड़े स्तर या कह सकते हैं साफ साफ या स्पष्ट दिखाई देती है। जहांगीर के द्वारा एक कह सकते हैं पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी में 36 प्रजातियों के बारे में वर्णन किया गया। इन पौधों और फूलों के बारे में साथ साथ इनके किस तरीके से इनकी जनन प्रक्रिया और इनका संकरण होता है उसके बारे में भी डिटेल से वहाँ पर अवलोकन किया गया था, उसके बारे में वहाँ पर लिखा गया था, जो ये स्पष्ट करता है कि मध्यकाल में पौधों या इत्यादि के जीव की प्रजातियों को लेकर, उनके संकरण और जनन प्रक्रिया को लेकर वहाँ पर एक अच्छी नॉलेज दिखाई देती है। तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, हम प्राचीन और मध्यकाल में इन दोनों का विकास अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखने को मिलते हैं। एक बेसिक साइंस की नॉलेज वहाँ पर सबको थी, और इसी साइंस के आधार पे जब हम आधुनिक भारत में यहाँ पर प्रवेश करें, एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है आधुनिक काल में आने से पहले। खगोल विज्ञान को लेकर महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा, जय सिंह द्वितीय के द्वारा 5 नक्षत्र वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। 5 अलग अलग जगहों पर अगर आप देखें तो दिल्ली है, उज्जैन है, वाराणसी है, मथुरा है और जयपुर में, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो खगोल विज्ञान की जो नॉलेज है वहाँ पर आपको उससे संदर्भित तारों, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इत्यादि के संदर्भ में जो खगोल विज्ञान के माध्यम से अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ों की नॉलेज वहाँ पर भी आपको दिखाई देती है। तो अर्थात साइंस का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो कि हम आज के वर्तमान समय में देखते हैं और उसके बारे में वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोध और अनुसंधान आधुनिक भारत में और वर्तमान की स्थितियों में हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन साइंस की जो शुरुआत रही, प्रारंभिक जो बीज रहे, वो हमें प्राचीन काल और मध्यकाल में भी देखने को मिलते हैं। जब आप आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं, और आधुनिक भारत में भी हम स्वतंत्रता के पश्चात की स्थितियों को अगर देखते हैं, भारत सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं संचालित करती है। आप पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो मूलतः औद्योगिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कौन सी योजनाएं संचालित की, किस में उसका आर्थिक ग्रोथ किस में सबसे ज़्यादा रही, किस में सबसे कम रही, किस प्रकार के मॉडल के अंतर्गत किस पंचवर्षीय योजना का विकास किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया। लेकिन साइंस एंड टेक में जब हम इसे पढ़ते हैं, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार के द्वारा साइंस की फील्ड्स को लेकर क्या क्या वहाँ पर कार्य किए गए,
कौन से प्रमुख वहां पर नीतियां बनाई गई, कौन से प्रमुख संस्थानों को कब स्थापित किया, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया, इसको लेकर मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं 1 से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर किस पंचवर्षीय योजना में कौन से प्रमुख बिंदु यहां पर साइंस एंड टेक के फील्ड को लेकर डेवलपमेंट होते हैं। तो सबसे पहली चीज, आधुनिक काल में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना रही 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई और यही परमाणु ऊर्जा विभाग को आप देखते हैं कि वर्तमान समय में जो भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्थापित होता है, इसी की बहुत एक प्रमुख भूमिका रही। 1974 और 1998 में किए गए 2 परमाणु परीक्षण जो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के रूप में खड़ा करता है और इसकी कह सकते हैं स्थापना जो होती है एक परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना से ही इसके कहीं ना कहीं भविष्योन्मुख चीज़ों को लेकर कहानी यहाँ पे प्रारंभ होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थिति थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति को अपनाया, जिसके माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अंतर्गत मानकों को, किसी प्रकार तौल प्रक्रिया इत्यादि को वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य स्थापित करने की हमने कोशिश की। साथ ही देश की पहली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1958 में प्रस्तुत की गई। ये प्रमुख तथ्य हैं, कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा व शोध अनुसंधान कार्यों को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई। वहीं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अपने आप में एक प्रमुख तारापुर में परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना के तौर पर देखा जा सकता है। एक ऐसे समय में जब भारत ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं था, आत्मनिर्भर नहीं था और प्रमुख क्षेत्रों को वहाँ पे ऊर्जा सप्लाई ही होती थी, ऐसे स्थिति में एक स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली के तौर पर तारापुर ऊर्जा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ पर रिएक्टर को स्थापित किया गया, वो एक प्रमुख उपलब्धि के तौर पर हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 1969 में जो इसरो की स्थापना की गई, वो भी आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना तक आते आते भारत यहाँ पे कृषि क्षेत्रों को लेकर एक प्राथमिकता देता है कि वहाँ पर शोध और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए और इसी के अंतर्गत जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है, वहाँ पर कृषि क्षेत्रों में कीटनाशक उपायों, ड्राई फार्मिंग, सहायक उपकरणों का विकास, सौर ऊर्जा, बायोगैस तकनीकी, पवन ऊर्जा तथा राष्ट्रीय विज्ञान एवं सूचना प्रणाली की स्थापना को वहां पे प्राथमिकता दी गई, जिसके माध्यम से जहां एक तरफ कृषि से संबंधित समस्याओं को निदान को लेकर वहां पे कार्य करना था, वहीं दूसरी तरफ कृषि के विकास और अनुसंधान शोध को भी बढ़ावा देना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्ति के साथ जब हम 6ठी पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करते हैं, इस दौरान भारत के द्वारा कई अन्य और एडवांस लेवल की साइंस का यहाँ पर हमें सबसे पहली बार 6ठी पंचवर्षीय योजना में एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एडवांस साइंस के अंतर्गत देखा जाए तो प्लाज्मा भौतिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी जाती है, नीतियाँ वहाँ पर बनाई जाती हैं और इसी के साथ साथ 1983 तक यहाँ पर ये सारी चीज़ों को डेवलपमेंट करके एक अप्लाइड माइक्रोलॉजी अनुसंधान संस्थान को यहाँ पर विकसित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई। दूसरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो नीति हमने जारी की, वो कब जारी की? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो 7वीं जो पंचवर्षीय योजना आती है, वहाँ पर हमने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड्स में वहाँ पर नज़र रखी और कार्य करना प्रारंभ किया। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या था? सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी को विकसित करने को लेकर हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना में कार्य करना शुरू किया था। इसके अंतर्गत रोबोटिक्स को विकसित करना, जिसके माध्यम से रोबोटिक प्रक्रिया के अंतर्गत रोबोट क्या होते हैं? किसी भी काम को करने की एक मशीनीकृत व्यवस्था। इसके साथ साथ हमने जलवायु परिवर्तन को लेकर और साथ ही साथ समुद्र विज्ञान, पदार्थ व रसायन विज्ञान का विकास यहाँ पर प्राथमिकता दी। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, उसके लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इस क्षेत्र में भी वहाँ पर शोध कार्य करने को प्राथमिकता दी गई। ये चीज़ें धीरे धीरे और भी अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होती हैं। अगर हम देखें पहले से 7वीं पंचवर्षीय योजना तक, 12वीं तक आएंगे, लेकिन 7वीं तक देखें तो भारत ने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर धीरे धीरे ही सही वो एक सीमित संसाधनों से और सीमित क्षेत्रों के साथ साथ आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में और एडवांस लेवल की साइंस एंड टेक की ओर बढ़ना प्रारंभ कर चुका था।
सिर्फ ये 7वां पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जब हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं, जिसमें घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास व नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने को यहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के निर्माण में आत्मनिर्भरता और अधिकतम स्वदेशीकरण को यहाँ पर देखने को मिलता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसरो की स्थापना हमने 1969 में कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे हमने यहाँ पर अपने आप को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और स्वदेशी उपकरणों को जो प्राथमिकता दी गई, जिसके कारण वर्तमान समय में हम देखें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत अपने स्तर पर आत्मनिर्भर होकर सभी प्रकार के संसाधनों और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम बन चुका है। तो यहाँ पर भारत ने जिस तरीके से इसरो की स्थापना के पश्चात उसके अलग अलग एस्पेक्ट से वहाँ पर कार्य करना शुरू किया, उसको हम यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना के उपग्रहों के लॉन्चिंग और उसके सिस्टम्स को देख सकते हैं। साथ ही इससे संबंधित अवसंरचनात्मक विकास को भी यहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी शुरू हो चुकी थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में हमें वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप यहाँ पे परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि 9वीं पंचवर्षीय योजना तक आते आते पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर आपको वहाँ पर एक आंदोलन या कह सकते हैं आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में भारत ने इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखा और साइंस एंड टेक को लेकर यहाँ पे कहा कि आप जो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं, उसके माध्यम से ये पर्यावरण प्रबंधन को लेकर एक बेहतर और ग्रीन टेक्नोलॉजी को वहाँ पे सम्मिलित किया जाए, बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित बनाया जाए और नई प्रबंधन तकनीकों को भी विकसित किया जाए। तो हर एक पंचवर्षीय योजना के साथ नए दृष्टिकोण को समाहित किया जा रहा था और साइंस के नए क्षेत्रों को वहाँ पर उसके नए क्षेत्रों में उसके प्रयोग को भी यहाँ पर देखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबंधन को लेकर प्रौद्योगिकी का किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, राहत बचाव कार्य या पूर्व समय से सूचना देने को लेकर, तो वहां पर हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना में एनडीआरएफ और उससे संबंधित विभागों की स्थापना को यहां पर प्राथमिकता देनी प्रारंभ की। 11वीं पंचवर्षीय योजना ने साइंस एंड टेक के द्वारा आधारभूत संरचनाओं के विकास, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के शोध, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का अहमदाबाद में स्थापना किया जाना, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की मोहाली में स्थापना और कई अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ विज्ञान में आजीविका हेतु आकर्षित एक करियर के रूप में भी इसे प्रस्तुत किया गया। अर्थात कि अभी तक साइंस सिर्फ अनुसंधान और शोध के लिए ही दृष्टिकोण से देखा गया, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में युवाओं के समक्ष इसे एक कैरियर के रूप में क्यों चुनना चाहिए, इस रूप में इसे लोकप्रिय बनाए जाने को लेकर नए प्रकार की रणनीतियों पर काम किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना अपने आप में समावेशी और त्वरित और टिकाऊ विकास की बात करता रहा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस समावेशी संधारणीय विकास को प्राप्त करने का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन बनता है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा को लेकर हो, पोषण को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो या आर्थिक दृष्टिकोण से विकास को लेकर हो, बेहतर अवसंरचनाओं के निर्मित करने को लेकर हो। साइंस एंड टेक एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रहा है। तो अगर हम देखें कि किस तरीके से साइंस के प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारत ने किस तरीके से डेवलपमेंट की है और आज साइंस एंड टेक के कई सारे फील्ड्स में भारत यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा कई सारी खोज और विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए हैं, तो इनको समझने को लेकर सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि भारत के कौन से प्रमुख वैज्ञानिक रहे और उन्होंने किस फील्ड में कौन सी महत्वपूर्ण खोजें की हैं और उनके लिए उनको किस तरीके से सम्मानित किया गया है। कई सारे ऐसे भी वैज्ञानिक रहे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो उन्हें किस क्षेत्र में और किस कार्य के लिए ये नोबेल प्राइज़ मिला है उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसके सेकेंड स्टेज में यहाँ पर प्रवेश करेंगे और समझेंगे भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में। तो सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस के बारे में आप सब जानते हैं। उन्होंने बेतार संचार प्रणाली को विकसित करने में सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्कोनी के द्वारा रेडियो को विकसित करने से पूर्व एक संचार को विकसित किया गया, जिसके कह सकते हैं सह वैज्ञानिक के तौर पर जगदीश चंद्र बोस का भी नाम रखा गया है और इन्हीं के नाम पर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के द्वारा इन्हें वायरलेस हॉल ऑफ फेम में भी सम्मिलित किया गया। आगे चलकर रेडियो के सह आविष्कारक के रूप में इन्हें सम्मिलित किया गया। जगदीश चंद्र बोस इसके अलावा एक और चीज़ के लिए वहाँ पर प्रसिद्ध हैं, हम कई बार इसके वैज्ञानिक स्थितियों में या किताबों में पढ़ते हैं। पौधों के में संचरण
पौधों में संचरण और उनकी वृद्धि को लेकर। एक जीवन होता है पौधों में, वो इसे सिद्ध करने में सफल रहे। उन्होंने एक यंत्र विकसित किया जिसका नाम था केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ के माध्यम से 1 लाख के एक भागवें को, वहां पर कहते हैं किसी भी एक पार्ट के 1 लाखवें भाग में भी अगर कोई वृद्धि हुई है तो उसको भी मापने में ये यंत्र सक्षम था। और इसके माध्यम से पौधों की वृद्धि को तो वो वहाँ पे बताने में सक्षम रहे, साथ साथ ही इसको भी बताने में सक्षम रहे कि पौधों या जो भी प्राणी हैं उनमें संचार संभव होता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों के लिए यहाँ पर ये जगदीश चंद्र बोस काफ़ी फेमस रहे। इसके अलावा क्रोनोबायोलॉजी जिसके जो इन्होंने पौधों के संदर्भ में जो खोजें इत्यादि की, उसी को लेकर क्रोनोबायोलॉजी को एक अलग विज्ञान की शाखा का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जैविक प्रक्रियाओं का लयात्मक सामंजस्य अध्ययन यहाँ पर किया जाता है क्रोनोबायोलॉजी के अंतर्गत। 1920 में रॉयल सोसाइटी के इन्हें सदस्य के रूप में भी चुना गया। तो ये थे हमारे जगदीश चंद्र बोस। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीरबल साहनी हैं। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक हैं बीरबल साहनी। बीरबल साहनी भारतीय पुरातत्व विज्ञान के इन्हें जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको आएंगे जो आपको बेसिक क्वेश्चन या फैक्चुअल भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत इन्हें वनस्पति विज्ञान पुराण वनस्पति विज्ञान संस्थान बीरबल साहनी के द्वारा एक संस्थान स्थापित किया गया जो वनस्पतियों को लेकर था, जिसका पूरा जो नाम है बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक माध्यम से दूसरा जो अगले हमारे वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर वेंकट रामन। चंद्रशेखर वेंकट रामन की अगर हम बात करें तो 1930 में भौतिकी का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव के बारे में आप सब जानते हैं जी कि जब भी आपने प्रिज्म देखा होगा कि कोई भी एक जो प्रकाश या प्रकाश का किसी भी एक पारदर्शी या दूसरे एक माध्यम से जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कई अलग अलग रंगों में जो होता है वो विभाजित हो जाता है। इसी को रमन प्रभाव की प्रक्रिया कही गई, जिसे हम प्रकाश के प्रकीर्णन के अंतर्गत फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को लेकर जो बात यहाँ पर स्पष्ट की थी वो रमन जी के द्वारा की गई थी, चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के द्वारा किया गया था और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1934 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना इनके द्वारा की गई। साथ ही 1948 में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी इनके द्वारा स्थापना की गई। 1929 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। 1954 में भारत रत्न और 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं तो अगले आते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय जी को भारतीय रसायन शास्त्र के पिता कहा के रूप में संबोधित किया जाता है या संज्ञा उन्हें दी गई है। तो अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय रसायन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है तो नाम ध्यान रखिएगा प्रफुल्ल चंद्र राय। 1896 में मर्क्यूरस नाइट्रेट की इनके द्वारा खोज की गई और साथ ही साथ अमोनियम नाइट्रेट के शुद्ध रूप के निर्माण में भी प्रफुल्ल चंद्र राय का ही विशेष योगदान है। इनकी एक आत्मकथा है लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ बंगाली केमिस्ट। ये इसलिए भी है क्योंकि फैक्चुअल चीज़ों को लेकर कई बार जो क्वेश्चन आते हैं उनसे भी आप परिचित रहें। अगले हैं श्रीनिवास रामानुजम। गणित के 3000 से ज़्यादा प्रमेयों को लेकर यहाँ पर 39 करीब 4000 प्रमेय हैं। उनके संबंधित गणित को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारा शोध और अनुसंधान कार्य किया गया इनके द्वारा। सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान के संदर्भ में इनके सूत्रों को प्रयोग किया गया। गणित के क्षेत्र में हार्डी व जेई लिटिलवुड के साथ मिलकर इन्हें कई शोध भी किए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में इनका जो जन्म होता है 22 दिसंबर, उसको राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय जो गणित दिवस है वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को, जो कि श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जो शोध प्रयोगशालाओं को लेकर काफ़ी फेमस हैं क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के शोध और अनुसंधान के लिए जो प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया वो इन्हीं के दिशा निर्देशन में निर्माण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शोध विषय एमल्जन, कोलाइड्स और साथ ही साथ यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पर इनके द्वारा काफ़ी सारा काम किया गया। CSIR के ये पहले महानिदेशक बने और शांति स्वरूप भटनागर से भी इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेघनाथ साहा थर्मल आयोनाइजेशन सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। खगोल विज्ञानी थे और स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्हें अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में भी ये जुड़े रहे।
साथ ही 1933 में इंडियन फिजिकल सोसाइटी कलकत्ता की इन्होंने स्थापना की और 1949 में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना इनके द्वारा की गई। तो मेघनाथ साहा एक खगोल विज्ञानी रहे हैं और उनके द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई प्रकार के शोध अनुसंधान कार्य किए गए। एम विश्वेश्वरैया के बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो जल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है। कई प्रकार के बांधों इत्यादि के निर्माण को, जो डैम्स के निर्माण को लेकर, जो फाटक या जो बनाए जाते हैं जल के अवरोधन को लेकर, ब्लॉक करने को लेकर जो स्टील के दरवाजे बनाए जाते हैं, वो सर्वप्रथम जो प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो एम विश्वेश्वरैया जी को ही जाता है। और इसके लिए यहाँ पर इनको एक क्वेश्चन भी बनाया गया था मेंस को लेकर। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। एम विश्वेश्वरैया प्रख्यात इंजीनियर हैं और 1955 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। इनका जन्म दिवस है 15 सितंबर, जिसे राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अभियंता जो दिवस है वो मनाया जाता है 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पर। साथ ही जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो इन्होंने काम किया था, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग के एक अद्भुत जो स्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया डैम निर्माण के लिए, जल के ब्लॉक को लेकर, वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था के दृष्टिकोण से दक्षिण भारत में जो समस्याएं रहीं उनको भी निजात दिलाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। आधुनिक मैसूर राज्य का इनको पिता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के पुनर्निर्माण जैसी प्रक्रिया को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इनकी पुस्तक है जो इन्होंने 1934 में लिखी। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट हैं होमी जहांगीर भाभा, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक। बार्क इनके नाम पर ही स्थापना और वर्तमान समय जो परमाणु संगठन ऊर्जा आयोग है तो उसे बार्क के नाम से हम जाते हैं, जो इन्हीं के नाम पे रखा गया होमी जहांगीर भाभा के नाम पर। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शोध अनुसंधान इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के दिशा निर्देशन में तय किए गए हैं। 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग को स्थापित किया गया और ये इसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे। साथ ही अप्सरा जो भारत का रिएक्टर रहा, परमाणु रिएक्टर, वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के दिशा निर्देशन में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी हम जानते हैं। इन्होंने भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की 1947 में अहमदाबाद में, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिसे आप सी ऑफ सेरेनिटी के नाम से भी जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में मून क्रेटर बेसेल को साराभाई क्रेटर के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है, जो कि 1974 में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उसे घोषित किया गया। अंतिम कुछ और वैज्ञानिकों के तौर पर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को जानते हैं, जो सांख्यिकीविद के रूप में आप इनसे परिचित हैं। सांख्यिकीविद के साथ साथ इन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना इनके द्वारा की गई, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना रही महालनोबिस मॉडल के नाम से हम जानते हैं, उसको प्रस्तुत करने का या उसको बनाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। ऐसे और भी कई वैज्ञानिक हैं जिसमें सत्येंद्रनाथ बोस का नाम यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है। हिग्स बोसॉन जो आपका नाम यहाँ पर है, जो कि एक कण के रूप में खोज की गई लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के द्वारा, वहाँ पर हिग्स बोसॉन नामक जो कण की खोज की गई, उसमें जो बोसॉन है वो सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर ही रखा गया है। आइंस्टीन के साथ इन्होंने मिलकर के क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में काफ़ी सारे शोध और अनुसंधान किए, और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत बोसॉन कणों के गुणधर्मों का पता लगाया गया। इसी को लेकर एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सलीम अली, जो भारत के बर्डमैन कहे जाते हैं, पक्षियों के संरक्षण को लेकर और साथ ही साथ वहाँ पर उनके अनुसंधान को लेकर इनके द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर पूरे भारत में काम किया गया। इनकी कुछ बुक्स भी आई, और साथ ही इन्होंने कुछ सोसाइटियों के साथ मिलकर भी काम किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सदस्य रहे, और भारत में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना में इनका एक प्रमुख कह सकते हैं योगदान रहा। इनके कार्यों को लेकर 1976 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना के न्यूक्लियोटाइड के शोध कार्यों के संदर्भ में हम जानते हैं, और जेनेटिक खोज सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो पहलू है, अनुवांशिक जो कोड है, जेनेटिक कोड जिसकी हम बात करते हैं, इस खोज को लेकर यहाँ पर इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो यहाँ पर जेनेटिक खोज के लेकर हरगोविंद खुराना जी को पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज़, चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ इनके साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे, नीरेनबर्ग और होले।
तो जेनेटिक खोज के लिए 3 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज दिया गया था, नीरेनबर्ग, होले और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको आप जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड जो 1960 के दशक में प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की यहां पर इनके द्वारा स्थापना की गई 1965 में। 1979 में खाद्य तेलों के व्यवसाय की में वृद्धि के लिए धारा नामक परियोजना को प्रारंभ करने का श्रेय भी आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को ही जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसी चीजें इन्हें यहाँ पर इनके कार्यों को लेकर, जिस तरीके से दूध उत्पादन में वृद्धि और उसको लेकर जो योजना इनके द्वारा बनाई गई उसके लिए इन्हें दिया जाता है। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें रहीं, जैसे कि आई टू हैड अ ड्रीम, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस एंड अनफिनिश्ड ड्रीम, ये कुछ इनकी प्रमुख और इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। देखिए, पुस्तकें हैं जो साइंस के संदर्भ में बात करते हैं कि साइंस में हम प्रमुख जो भारतीय वैज्ञानिक हैं इनको लेकर प्री ओरिएंटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से भी कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा साइंस एंड टेक के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में लिखिए। तो वहाँ पर आपको जब पता होगा तभी आप उनके बारे में लिख सकते हैं। नॉलेज बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो भी यहाँ पर कम से कम अगर 200 या 150 शब्दों के आता है तो आपको 5, 6, 10 वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानते हैं, तभी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और ये काम अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको अलग अलग फील्ड, कृषि में भी आपको कई तरीके से आप बायो के बारे में भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर अनुसंधान कृषि के संदर्भ में हो सकता है, मानव के संदर्भ में हो सकता है। 3 चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर जो पहला आप चैप्टर भी पढ़ते हैं भारतीय वैज्ञानिकों के संदर्भ में या भारत में विज्ञान की प्रक्रियागत स्थितियों के बारे में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति, जो हमारे 11वें राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा DRDO में इनके द्वारा इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था वो APJ अब्दुल कलाम के दिशा निर्देशन में ही स्टार्ट किया गया था। इन्होंने भारत को मिसाइल के क्षेत्र में कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने का एक सपना देखा और उनके द्वारा इसे पूरा भी किया गया। यहाँ पर ये युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय भी रहे हैं, हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। और इनके द्वारा जो प्रमुख काम जैसे अग्नि व पृथ्वी मिसाइलों का विकास करना है, 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण करना हो या फिर भारत के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के रूप में भारत को स्थापित करना हो, इन सभी कार्यों को हम यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विज़न और उनके साइंटिफिक रीजन के कारण ही देख सकते हैं। इनके द्वारा किए कार्यों को लेकर 1997 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें, जिसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस है, उससे आप परिचित भी हैं, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। इसके अतिरिक्त इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स और अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनको आप कह सकते हैं यदि मोटिवेशन चाहिए और भारत के किस तरीके से विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए और क्या एक विज़न होना चाहिए, क्या ड्रीम होना चाहिए, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, तो उसको लेकर इन्होंने कई सारी अपनी बातों को रखा है। जो 2020 बुक्स है उसके अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर भारत को किस तरीके से डेवलपमेंट को अलग अलग क्षेत्रों में लेकर कार्य करना है, तो उसको एक विज़न के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर CNR राव सॉलिड स्टेट व मटेरियल केमिस्ट्री के सिद्धांतों को यहाँ पर इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्पेक्ट्रम विज्ञान के उन्नत उपकरणों के द्वारा इन्होंने ठोस पदार्थों की भीतरी संरचनाओं पर यहाँ पर कार्य किया। 1985 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया और इंडिया साइंस अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद आते हैं सैम पित्रोदा। वर्तमान समय में जो आप फ़ोन का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं और संचार प्रौद्योगिकी जिस तरीके से भारत में आज देखने को मिलती है, इसके कहीं ना कहीं नींव रखने का जो कार्य है वो सैम पित्रोदा के द्वारा किया गया। सैम पित्रोदा 1980 के दशक में भारत में दूर संचार और प्रौद्योगिकी क्रांति के एक कह सकते हैं कि नींव रखने के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। इन्होंने ही राष्ट्रीय प्रवर्तन संस्थान की स्थापना की, भारत में खाद्य बैंकिंग नेटवर्क और साथ ही वैश्विक ज्ञान पहल जैसे NGO के संस्थापक भी हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर बोर्ड मेंबर हैं और 100 प्रौद्योगिकी वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर हैं और साथ ही 100 प्रौद्योगिकी के पेटेंट इनके पास हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए इन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
अगली बात करते हैं अनिल काकोदकर जी के बारे में, जो प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं, बार के निदेशक और थोरियम आधारित उन्नत भारी जल संयंत्र को भारत के द्वारा जो आपके परमाणु रिएक्टर स्थापित करने हैं वो थोरियम आधारित होने चाहिए। उस क्षेत्र में भारत एक आत्मनिर्भर हो सकता है, क्योंकि भारत के पास थोरियम के पर्याप्त मात्रा में आपको भंडार देखने को मिलते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने समर्थन किया था। इसी को लेकर इन्होंने एक रिएक्टर को भी डिज़ाइन किया जिसका नाम था ध्रुव रिएक्टर। 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया गया, अनिल काकोदकर उसमें सम्मिलित रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 2009 में इनके कार्यों के लिए इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है एक महिला वैज्ञानिक भी रही हैं इसमें, टेस्सी थॉमस। इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के विकास को लेकर यहाँ पर ये कह सकते हैं निदेशक रही हैं। साथ ही ठोस प्रणाली प्रदोदक गाइडेड मिसाइल सिस्टम में इनको विशेषज्ञता हासिल है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया और इन्हें अग्नि परियोजना के इन्हें निदेशक भी यहाँ पर बनाया गया है। एक और हैं वेंकटरामन रामाकृष्णन। 2009 में इन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनके द्वारा नोबेल प्राइज़ इन्हें किस लिए दिया गया था, तो कोशिका के अंदर प्रोटीन के निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना व कार्यप्रणाली के क्षेत्र में शोध कार्य के लिए। इसके द्वारा एंटीबायोटिक्स के निर्माण में इसके सहायता मिल सकती है। हिस्टोन व क्रोमेटिन की संरचना कार्य भी इनके द्वारा यहाँ पे शोध कार्य उस क्षेत्र में भी किए गए, और 2010 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये जो प्रक्रिया रही, ये सारी जो नॉलेज है यहाँ पर अगर हम देखें तो मूलतः भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्य, और ये कार्य काफ़ी डायमेंशनल हैं, और डायमेंशनल इस तरीके से भी हैं कि आपको भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में अगर कोई भी कुछ लिखना हो तो आपके पास ऐसे काफ़ी सारे वैज्ञानिक उनके द्वारा किए गए कार्य हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड भी हैं, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, तकनीकी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। एग्रीकल्चर है तो उद्योग को लेकर भी, परमाणु ऊर्जा है तो कृषि भी है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो पर्यावरण को लेकर भी हो, दूरसंचार को लेकर भी हो, तो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा हर एक फील्ड में कई बड़े स्तर के काम किए गए। और वर्तमान समय में आप जो भारत में हर तरीके के वैज्ञानिक स्थिति का विकास एक देखने को मिलता है, तो इनका एक प्रमुख योगदान यहाँ पर देखने को है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, अब अगर आपने यहाँ पे स्टडी कर लिया है तो आपको कुछ भारत के जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार हैं या विज्ञान पुरस्कार हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला जो पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो दिए जाते हैं। इसे देती है CSIR के द्वारा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसका फुल फॉर्म है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जिस चाहे वो जीव विज्ञान हो, भौतिकी हो, अभियांत्रिकी, गणित, रसायन, पृथ्वी, पर्यावरण, महासागर विज्ञान, चिकित्सा, 7 अलग अलग क्षेत्रों में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर चिकित्सा के 1957 में यहाँ पर 45 वर्ष के भारतीय नागरिकों को और PIO तथा OCI लोगों को ये ही पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष से 26 सितंबर को यहाँ पर घोषित किया जाता है और 5 लाख राशि यहाँ पर पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कलिंग पुरस्कार एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसे यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा दिया जरूर जाता है, लेकिन जो इसके लिए अनुदान है वो उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा यूनेस्को को दी गई अनुदान राशि या सहायता जो राशि दी गई थी उसी के स्वरूप इसे प्रदान किया जाता है। यहाँ पर सामान्य जनता के लिए साइंस एंड टेक के प्रयोग हेतु जो कार्य किया जाता है, ऐसे लोगों को यहाँ पर ये कलिंग पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहला जो कलिंग पुरस्कार दिया गया 1952 में, यहाँ पर लुइस डी ब्रोगिलो फ्रांस को दिया गया था। नेक्स्ट है बोरलाग पुरस्कार। बोरलाग पुरस्कार भारत की उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों को कृषि व पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए, स्वर्ण पदक व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। 1972 से इसे नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में प्रदान किया जाने लगा। लेकिन इसे ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में दिया जाता है, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग इस सम्मान को नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन एक पुरस्कार है जिसे नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा प्रारंभ किया गया, उसका नाम है विश्व खाद्य पुरस्कार। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इस पुरस्कार को प्रारंभ किया और कृषि क्षेत्र में शोध व अनुसंधान कार्यों के लिए इसे प्रदान किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया। हरित क्रांति के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर ये पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए गए।
नेक्स्ट है जीडी बिरला पुरस्कार, जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्यों को लेकर जो 50 वर्ष से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ पर उनके कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है, जिसमें 2.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। तो भारत से संदर्भित कुछ यहाँ पर पुरस्कार हैं। साइंस के क्षेत्र में ऐसे नहीं है, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन ये मूलतः जो पुरस्कार हैं वो भारत के संदर्भ में हमने यहाँ पर देखे हैं। तो 2 चीज़ें हमने देख ली, 2 क्या 3 चीज़ें देख ली, किस तरीके से साइंस का विकास हुआ, उसके ऐतिहासिक प्रक्रियागत स्थितियों, पंचवर्षीय योजनाओं, भारत के वैज्ञानिक और प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन से वैज्ञानिक या अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन हैं और ये किस तरीके से भारत के विकास में मदद करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के बारे में। देखिए, CSIR की जो स्थापना की गई वो 1942 में यहाँ की गई। ये एक स्वायत्त संस्था है जो कि हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य जरूर करती है, लेकिन ये एक स्वायत्त संस्था है और यहाँ पर स्वतंत्र एक CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के PM होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा भारत की जनता को अधिकतम आर्थिक व पर्यावरणीय व सामाजिक लाभ पहुँचाना इनका मुख्य उद्देश्य है। CSIR के लगभग इस समय अगर हम बात करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट है कि आप ये जानते हैं कि CSIR के द्वारा वर्ल्ड लेवल पे जितने पेटेंट वहाँ पर उसके नाम पे हैं वो विश्व का 13.86% है। ठीक है, CSIR के नाम विश्व का 13.86% पेटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जो वैश्विक औसत से कहीं ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि मानव संसाधन, सामाजिक क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में इनके द्वारा कुछ प्रमुख उपलब्धियों की बात करते हैं कि CSIR ने किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह के खोज की है, सहायतार्थ कार्य किए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, दृष्टि प्रणाली को इनके द्वारा विकसित किया गया। दृष्टि प्रणाली क्या है? पायलटों को उड़ान भरते समय और उसको सुरक्षित उतारने के लिए यहाँ पे जो दिशा निर्देशन है, जो सहायता करती है, उसको यहाँ पर दृष्टि प्रणाली बोला गया है और ये CSIR के द्वारा विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त BZR-34 जो एक मधुमेह की दवा है, ध्वनि जो कि सटीक निशाना लगाने के लिए यहाँ पर सेना को सहायता करती है, JK अरोमा आरोग्य ग्राम परियोजना के द्वारा ये किसानों को जड़ी बूटियों की खेती के संदर्भ में यहाँ पर कार्य करते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी 14 जिलों में इस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है गांवों में। गर्भ निरोधक दवा सेंटक्रोमॉन्स ये भी विकसित यहाँ पर CSIR के द्वारा की गई। औषधि चाय के रूप में यहाँ पे एक औषधि चाय इनके द्वारा विकसित की गई है, जो कि मूलतः पार्किंसन और अल्जाइमर जैसे रोगों को कंट्रोल करने या निजात दिलाने में काफ़ी हद तक, यहाँ पर निजात नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कंट्रोल करने के संदर्भ में यहाँ पर काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अतिरिक्त हल्दी घाटी की दूसरी लड़ाई, ये मुख्यतः हल्दी घाटी की दूसरी लड़ाई यहाँ पर है तो इतिहास का एक टैग, लेकिन ये मीडिया के द्वारा दिया गया एक नाम था। हुआ ये था कि अमेरिका का पेटेंट ऑफिस उनके द्वारा हल्दी को लेकर के एक पेटेंट फाइल की गई, जिसको CSIR ने यहाँ पर कहा कि हल्दी वर्तमान समय में खोजी गई कोई एक नई पद्धति या विकास या औषधि के रूप में नहीं है। ये भारत में प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग किया जाता रहा है और विभिन्न प्रकार के उन्होंने एग्जाम्पल रखे, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध हो या कई अन्य युद्ध हों या अन्य एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें किसी भी घायल व्यक्ति को या सैनिक है तो उसको उपचार के संदर्भ में, घावों को भरने के संदर्भ में, पीड़ा इत्यादि को हरने के लिए वहाँ पर हल्दी के प्रयोग के एग्जाम्पल मिलते हैं। और इसी को लेकर जो लड़ाई वहाँ पर थी कानूनी, उसी को यहाँ पर हल्दी घाटी की लड़ाई दिया गया, जो कि मूलतः हल्दी को लेकर था। और एट द लास्ट यहाँ पर हुआ ये कि इस पेटेंट फाइल जो थी अमेरिका के, जिसने यहाँ पर कंपनी ने फाइल किया था, उसको निरस्त कर दिया गया और यहाँ पर CSIR को इस विवाद में यहाँ पर सफलता मिलती है। तो ये तो हमने यहाँ पर देखा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में। एक और ऐसी संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है और इस समय 101 ICAR तथा 71 कृषि विश्वविद्यालय जो हैं इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। इनका काम क्या है? खाद्यान्न उत्पादन, बागवानी, मत्स्य, दुग्ध उत्पादन और अन्य प्रकार के कृषि संबंधी कार्यों को लेकर यहाँ पर किसानों को उनको सहायता देना
उनका दिशा निर्देशन मार्गदर्शन करना। तो ये काम यहाँ पर ICAR के द्वारा ICAR के द्वारा ये कार्य यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर इनके द्वारा दीर्घावधि अनुसंधान और कार्यनीतियों, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लेकर कार्यनीतियों को बनाने और किस तरीके से कृषि को हम दीर्घावधि और संधारणीय विकास के तहत इसको विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार की नई खोज यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सारा जो काम है वो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जाता है। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे चावल की हैं या गेहूं की हैं, जो नई फसलें या किस्माती या प्रजातियां विकसित की जाती हैं वो इन्हीं के द्वारा आपको विकसित की जाती हैं, जिसमें कहीं आप देखते हैं कि प्रोटीन का मिश्रण है या फिर आप कहते हैं कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन की वहाँ पर मात्रा को बढ़ाया जाना है। तो ये सारा यहाँ पर कार्य इनके द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट एक भारत का प्रमुख संस्थान है जिसके आप नाम जानते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। DRDO की जो स्थापना हुई थी आप 1958 में की गई। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। DRDO कार्य क्या करता है? मुख्यतः रक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के, चाहे वो आप देखें तो सेना के लिए विभिन्न प्रकार के मिसाइल्स हैं, टैंक हैं, रडार हैं, फ्रिगेट्स हैं इत्यादि के निर्माण के लिए हो, या फिर अन्य क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, भारत की सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से DRDO के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित किया जाता है। कुछ इनकी अगर हम बात करें कि कुछ इनका ध्येय क्या है DRDO का, तो अत्याधुनिक सेंसर, शस्त्र प्रणालियाँ, सहयोगी उपकरण, अवसंरचना व गुणवत्तापूर्ण प्रतिबद्धता, ये सारे काम इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 1949 में DRDO पुरस्कार भी प्रारंभ किया गया है और 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में इसे वितरित किया जाता है। DRDO की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं जिनके तौर पर हम बात करते हैं, अग्नि 5 मिसाइल हो, या फिर यहाँ पर रडार सिस्टम हो, AWACS हो, या फिर UAV सिस्टम को डेवलपमेंट करना हो, सैनिकों को सौर ऊर्जा मॉड्यूलर बनाने के लिए ग्रीन शेल्टर्स या फिर जैव शौचालयों का निर्माण करना हो। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोरवेल में गिरे पीड़ितों की पहचान के लिए सोनार टेक्नोलॉजी से यहाँ पर लाइफ डिटेक्टर, जिसे संजीवनी नाम दिया गया है, उसका निर्माण करना हो। बोरवेल की घटनाएं बड़ी आम हैं, कई सारी मूवीज़ में या कई सारे हमेशा आप न्यूज़ में देखने को मिलते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बोरवेल में गिर जाते हैं और कई बार उन्हें निकालने में इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों को पता लगाने और त्वरित गति से कार्यवाही हो सके, इसकी नॉलेज वहाँ पर लोगों को देने, प्रशासन को वहाँ पर जोड़ने को लेकर यहाँ पर DRDO के द्वारा संजीवनी नामक यहाँ पर एक लाइफ डिटेक्टर ऐप डेवलप किया गया है। साथ ही साथ जल क्षेत्रों के नीचे सतह कितनी सख्त है इसकी पहचान करने को लेकर यहाँ पर इनके द्वारा तरंगणी उपकरण को यहाँ पर विकसित किया गया है। तो DRDO के द्वारा ना सिर्फ यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर, बल्कि सेनाओं को सुसज्जित करने के साथ साथ मानव जो आम जनता है उसके विकास और उसको वहाँ पर अन्य प्रकार की सहायता, सामाजिक आर्थिक विकास में भी इनकी एक प्रमुख भूमिका यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरिक्ष विभाग। अंतरिक्ष विभाग जून 1972 में स्थापित किया गया, लेकिन 1969 में हम जानते हैं इसरो की स्थापना हो चुकी थी। जब 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की जाती है तो इसरो को भी इसी के अंतर्गत ले आया जाता है। 1992 में एक इसके अंतर्गत एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को भी स्थापना की जाती है, जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में यदि कोई उपकरण है या उपग्रह है या कोई उत्पाद यहाँ पर विकसित किया गया है तो उसका व्यवसायीकरण करना और उसको उत्पाद को बेचने को लेकर यहाँ पे जो काम करना होता है वो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के द्वारा वहाँ पर किया जाता है। ये एक सार्वजनिक संस्थान है जो ये सारे कामों को संचालित करती है। यहाँ पर देखें तो अंतरिक्ष क्षेत्र में आप जानते हैं कि काम क्या होगा। अंतरिक्ष विभाग का काम है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकास करना और इसके विकास के फलस्वरूप सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के में इसका प्रयोग करना, मानव के विकास के लिए इसका प्रयोग करना और किस तरीके से इसका व्यवसायीकरण किया जा सकता है उस पर भी यहाँ पे काम किया जाना। उपलब्धियों के तौर पर अगर हम देखें तो चाहे वो भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों का निर्माण करना हो, जिसके माध्यम से यहाँ पर निगरानी एवं प्रबंधन करना आसान हुआ है, संचार संपर्क स्थापित करना हो, उपग्रह नेविगेशन कार्यक्रम जैसे GPS आधारित गगन कार्यक्रम को विकसित करना हो, तो ये सारे जो काम है यहाँ पर अंतरिक्ष विभाग और इसरो के द्वारा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसरो भूमंडल नौवहन कार्यक्रम के माध्यम से जलवायु परिवर्तन इत्यादि पर कार्य भी इनके द्वारा किया गया। तो इस तरीके से 2014 में इनके इसी कार्यों को लेकर इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार इनको दिया गया, इसरो को प्रदान किया गया। तो इस तरीके से इसरो
के द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनको हमने यहाँ पर देखा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ यहाँ पर आप देखने को मिलते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक विभाग की स्थापना की जाती है। इस विभाग की स्थापना 1971 में साइंस एंड टेक के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नए सिरे से नीतियों के निर्माण को प्राथमिकता देने को लेकर की गई। ये निर्माण को लेकर देखिए, भारत में वो क्या होता है कि आप जो विभाग बनाए जाते हैं, ये विभाग किसी न किसी मंत्रालय के अंतर्गत होते हैं और जो संस्थान होते हैं वो विभागों के अंतर्गत होते हैं और विभाग मंत्रालय के। तो जो ये प्रक्रिया बनती है, इसके कारण कई बार प्रक्रियाएं काफ़ी जटिल हो जाती हैं। इसको आसान बनाए रखने के लिए भारत सरकार कई प्रकार के संस्थाओं को क्या कर देती है, स्वायत्त संस्था के रूप में परिवर्तित कर देती है, ताकि वहाँ पे प्रक्रियाएं थोड़ा सा आसान रहें। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अगर हम बात करें तो 1971 में साइंस एंड टेक की संबंधी नीतियों को निर्माण करने को लेकर इसे स्थापित किया गया। अनुदान और समर्थन इनका प्राप्त करना, इनका एक प्रमुख काम क्या था। देखिए, इस तरह के जो विभाग होते हैं वो करते क्या हैं। एक तरफ होता है जहां पर आप पर्टिकुलर उद्योग हैं, या दूसरी तरफ आपके मंत्रालय हैं या फिर उपभोक्ता हैं। तो एक उद्योग, मंत्रालय, उपभोक्ता, किस तरीके से इनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना, उपभोक्ता को क्या चाहिए, उद्योग किस तरीके उसके लिए चीज़ें डेवलप करनी है, मंत्रालय उसके लिए किस तरीके से सहायता कर सकता है, इनके मध्य एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस तरीके के विभाग यहाँ पर कार्य करते हैं। और विकास इत्यादि करने के लिए जो अनुदान या वित्त की सहायता चाहिए होती है, उसके लिए भी खाका तैयार करते हैं, रणनीतियाँ बनाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अगर हम उपलब्धियों की चर्चा करें कि इनके द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य या योजनाएं या रणनीतियां बनाई गई और उसके क्या लाभ देखने को मिले, तो सबसे पहली चीज 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को प्रारंभ किया गया। इसके माध्यम से भारत को सुपर कंप्यूटर के वैश्विक जो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, सुपर कंप्यूटर क्या है, किसी भी कार्य प्रक्रिया को तीव्र गति से, अधिकतम गति से वहां पे करना, और गणना करना क्या होता है, आसान, और जितनी तेजी से गणना कर सकते हैं उतनी तेजी से अन्य चीज़ों की कार्य प्रक्रिया ईजी गोइंग हो जाएगी। तो भारत को भी सुपर कंप्यूटर क्षेत्र में वैश्विक कह सकते हैं, वैश्विक देशों के एक सर्वोच्च स्थान या शीर्ष स्थानों पे रखने के लिए ये मिशन प्रारंभ किया गया है। 7 वर्ष का ये कार्यक्रम है, उसके लिए 4500 करोड़ यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। इसमें सीडैक और IISc जैसे संस्थान इसके लिए सम्मिलित किए गए हैं। दूसरा यहाँ पर इम्प्रिंट इंडिया परियोजना है। इम्प्रिंट इंडिया परियोजना सन 2015 में यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दोनों के द्वारा मिलकर इसे प्रारंभ किया गया। इसमें 10 तकनीकी क्षेत्र जो प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य करेंगे, जैसे कि आपका है हेल्थ केयर है, कंप्यूटर है, जल संसाधन है, सस्टेनेबल हैबिटेट है, सुरक्षा रक्षा है, मैन्युफैक्चरिंग है, नैनो तकनीकी है, पर्यावरण व जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा। इन क्षेत्रों में काम करने को लेकर इम्प्रिंट इंडिया परियोजना को यहाँ पर विकसित किया जाएगा और इस क्षेत्र से संबंधित आने वाली चुनौतियों को दूर करने को लेकर अनुसंधान करना और नई चीज़ों को विकसित करना। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो एक कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम था निधि कार्यक्रम। भारत के द्वारा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे योजनाएं विकसित की गई थी। इसी में इस विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, निधि कार्यक्रम भी मूलतः स्टार्टअप्स को ही विकसित करने को लेकर प्राथमिकता देता है और इन्होंने स्टार्टअप के तहत नवाचार तंत्र को मजबूत करने को लेकर कार्य करने को यहाँ पे प्राथमिकता दी। नेक्स्ट है यहाँ पर वज्र फैकल्टी योजना। फैकल्टी से आप परिचित हैं, फैकल्टी जो कि आकर एक कहते हैं शिक्षक जो कि आके क्लास लेता है, किसी चीज़ के बारे में बताएगा। तो वज्र फैकल्टी जो परियोजना है इसे भारत सरकार ने शुरू करने का जो मूल श्रेय था कि भारत में क्या होता है, एक प्रतिभा पलायन की स्थिति देखी जाती है और ये प्रतिभा पलायन बड़े स्तर पे होता है और इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर आप उन प्रतिभाओं को रोकने के लिए सुअवसर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं और ऐसे अवसर जब उन्हें बाहर मिलते हैं तो वो चले जाते हैं। भारत सरकार ने यहाँ पे वज्र फैकल्टी परियोजना जो प्रारंभ की है इसके 2 स्वरूप हैं। पहला, जो प्रतिभा पलायन की स्थिति है उसे भारत में ही रोकना और दूसरा, बाहर के जो कह सकते हैं प्रतिभा संपन्न, चाहे वो शिक्षाविद हों या वैज्ञानिक हैं, उनको भारत लेकर आना। और इसी के तहत यहाँ पर विदेशी व NRI वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को सरकारी शोध व शिक्षण संस्थानों में 1 से 3 महीने के लिए सेवाएं देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें पहले महीने में $15,000 और अगले 2 महीने में $10,000 प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है किरण IPR अर्थात कि आप जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
तो बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रशिक्षण के तहत शोध एवं विकास के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहां पर किरण IPR को लॉन्च किया गया। इसमें प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद के पेटेंट केंद्र के द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाएगा। कारण यह है कि भारत में कई सारी महिलाएं जो हैं वो साइंस के क्षेत्र में स्टडी करती हैं, रिसर्च करती हैं, लेकिन शादी होने के बाद उन्हें बहुत सारे अवसर नहीं मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें एक बेहतर अवसर मिल सके, उन्हें प्रशिक्षित करके उन्हें बेहतर कार्य अवसर दिए जा सकें, इसके लिए लॉन्च किया गया है किरण IPR। एक और योजना है सूर्य ज्योति योजना। सूर्य ज्योति योजना के तहत पर्यावरण अनुकूल माइक्रो सोलर डोम्स विकसित किए जाएंगे, जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रिसिटी की समस्या से निजात दिलाने में के लिए सहायता करेगा। और साथ ही साथ भारत के स्वच्छ भारत हरित भारत मिशन को भी यह बढ़ावा देता है। देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप की स्थापना उत्तराखंड में की गई, जो 3.6 मीटर व्यास का एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसको ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ये स्थापित है उत्तराखंड के देवस्थल में। नेक्स्ट एक योजना है सत्यम। सत्यम जो मूलतः योग व ध्यान के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रयोग को यहाँ पे प्राथमिकता देता है, अनुसंधान शोध को लेकर प्राथमिकता देता है और स्वास्थ्य एवं मानसिक समस्याओं के उपचार के लिए किस तरीके से योग व ध्यान महत्वपूर्ण हो सकते हैं और वो क्या प्रभाव डालते हैं, इस क्षेत्र को लेकर काम करने को लेकर या अनुसंधान करने को लेकर यहाँ पर सत्यम नामक योजना लॉन्च की गई। कुछ बायोमार्कर हैं। बायोमार्कर होते हैं जो मूलतः किसी जैविक प्रक्रिया या स्थितियों की पहचान करने को लेकर होते हैं। तो कुछ क्लिनिकल बायोमार्कर भी यहाँ पर इस विभाग के द्वारा लॉन्च किए गए, जिनमें से एक है कार्डिकल सीरम मार्कर और दूसरा है प्रोस्टेट कैंसर मार्कर, जो कि प्रोस्टेट कैंसर की पता लगाने के संदर्भ में किया जाता है। और दूसरा है कार्डिक स्टे हो गया या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती है तो उसको यहाँ पर पहचान करने के लिए ये बायोमार्कर विकसित किए गए। इंस्पायर एक प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये था 6 से 12 तक के बच्चों के लिए। इसे 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला था 6 से 10 तक के बच्चों के लिए। 6 से 10 तक के बच्चों को यहाँ पर इंस्पायर प्रोग्राम के अंतर्गत राष्ट्रीय मुद्दों की एक समझ विकसित करना और उन्हें उनसे परिचित कराना, उनकी रुचि को उसमें राष्ट्रीय मुद्दों में विकसित करने को लेकर इंस्पायर प्रोग्राम विकसित किया गया। वहीं कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान शिविरों का आयोजन करना था और उन विज्ञान शिविरों में वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को लाकर उनकी जिज्ञासा को और विज्ञान के संदर्भ में की रुचियों, समस्याओं को, प्रश्नों को वहाँ पर सॉल्व करना, तो एक तरीके से सामंजस्य और संवाद की प्रक्रिया को यहाँ पर विकसित करना था। नेक्स्ट यहाँ पर है विज्ञान प्रसार। विज्ञान प्रसार साइंस एंड टेक विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 1989 में की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वैज्ञानिक व तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, संचार हेतु केंद्रों की स्थापना करना, बड़े पैमाने पर विज्ञान के लोकप्रियता हेतु कार्यों को बढ़ावा देना। मूलतः क्या है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है और लोकप्रिय बनाने के लिए आप किस प्रकार की नीतियां लेकर आ सकते हैं, किस तरीके से लोगों को उससे परिचित करा सकते हैं। विज्ञान का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे आप व्यवहारिक स्तर पर लोगों के समक्ष लेकर आएं कि कोई चीज़ घटित हो रही है तो कैसे घटित हो रही है। उनके अंदर जब एक जिज्ञासा होगी साइंस को लेकर, तभी वहाँ पर उसको वो जानने को लेकर या उसके साथ जुड़ने को लेकर वहाँ पर वो आतुर होंगे। तो यहाँ पर इसे लोकप्रिय बनाने को लेकर कार्य करना है और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोगों के मध्य उनकी भाषा में उस चीज़ को लेकर जाएं। तो यहाँ पर विज्ञान प्रसार के अंतर्गत विविध भाषाओं में साइंस एंड टेक की गतिविधियों, उपकरणों, सॉफ्टवेयर का विकास करने को कहा गया है। साथ ही भिन्न भिन्न मीडिया का मतलब कि मीडियम की समाचार पत्र हो गए, टेलीविज़न हो गए, रेडियो हो गए, इत्यादि चीज़ों का आप इसके लिए प्रयोग करें। विज्ञान प्रसार करने के बाद अर्थात एक योजना, एक संस्था के बाद हम एक और संगठन है जिसका नाम है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। 1985 में इसकी जब स्थापना की गई थी, इसका काम था स्वदेशी प्रौद्योगिकी संवर्धन, उपयोग व अंतरण को बढ़ावा देना। जैसे जैसे यहाँ पे समय बीतता है यह संस्थान अत्याधुनिक विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश करती है और भारत को यहाँ पर वैश्विक स्तर पर इसके लिए कह सकते हैं कि बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से कार्य करती है। और संस्थान या फिर कह सकते हैं कि आप जब भी वैज्ञानिक स्तर पर विश्व के प्रमुख देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि अनुसंधान और शोध कार्य ज़्यादा होने चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके देश में प्रयोगशालाओं की अच्छी खासी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रयोगशालाओं को बड़े पैमाने पर अनुसंधान और विकास के लिए यहाँ पर निर्मित किया गया और उनका त्वरित तरीके से व्यवसायीकरण को भी इसमें प्राथमिकता दी गई।
साथ ही वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान सुविधा को भी यहां पर विकसित किया गया। किसके द्वारा? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1986 में हुई और जैसा कि आपको पता है जैव प्रौद्योगिकी, तो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अर्थात बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में यहाँ पर ये काम करते हैं और इसके माध्यम से गरीबों के कल्याण हेतु सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, विश्वविद्यालय व उद्योग के बीच ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, कोशिका आधारित टीका का निर्माण करना व उनका अनुप्रयोग करना, जैव सुरक्षा दिशा निर्देशों को तैयार करना और अनुसंधान हेतु बुनियादी विकास को सुनिश्चित करना, ये सारा जो कार्य है वो संपन्न किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी के साथ साथ परमाणु ऊर्जा विभाग भी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि 1954 में बनाया गया और इसको स्थापित करने का जो मूल श्रेय था कि अधिक संपदा को सृजित किया जा सके, नागरिकों हेतु बेहतर और गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर को उपलब्ध कराया जा सके, साथ ही नाभिकीय व विकिरण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके, इसके अनुप्रयोगों का विकास किया जा सके, विस्तार करके सुरक्षित पौष्टिक आहार, बेहतर स्वास्थ्य जैसी चीज़ों को यहाँ पर प्राथमिकता देना था या परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा इन क्षेत्रों में कार्य किया जाना था। इन्होंने कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कार्य भी किए और कुछ चीज़ों का विकास भी किया, जैसे त्वरक, लेज़र, सुपर कंप्यूटर जैसे यहाँ पे सामग्रियों का विकास किया, यंत्रीकरण के द्वारा विकास, रेडियो आइसोटोप का उत्पादन, चिकित्सा कृषि उद्योग में विकिरण पौधों का प्रयोग, थोरियम रिएक्टरों का विकास और राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान जैसी प्रक्रियागत स्थितियों में यहाँ पर इस संस्थान, इस विभाग का या परमाणु ऊर्जा का एक प्रमुख योगदान रहा है। इसके बारे में आप जानते हैं, परमाणु के बारे में भी हमने चर्चा भी की कि जिस तरीके से भारत के 2 बड़े परमाणु रिएक्टर्स परीक्षण यहाँ पर किए गए, वो भी कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा विभाग के दिशा निर्देशन में ही किए गए। ये तो हमने बात की कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं और प्रमुख विभाग हैं, ये किस फील्ड में काम करते हैं और फील्ड में काम करने के दौरान ये किस तरीके से लोगों की या मानव समाज के लिए किस तरीके से उपयोगी हैं, देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार के द्वारा एक भविष्योन्मुखी विज़न प्रस्तुत किया जाए, कुछ नीतियां बनाई जाएं और उन्हीं लक्ष्यों को, विज़न को और नीतियों के अनुरूप बाकी सभी विभाग और संस्थान मिलकर काम करें। इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा नीति प्रस्तुत की गई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2013 और प्रौद्योगिकी विजन 2035। तो आइए समझते हैं इस नीति और विजन के अंतर्गत भारत सरकार भारत को अगले कुछ सालों में किस तरीके से विकसित करना चाहती है और विकसित करने के दृष्टिकोण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक का इसमें कितना योगदान हो सकता है और किस किस फील्ड में हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति जो है 2013, इसके केंद्र बिंदु में या क्या क्या यहाँ पर इसके प्रमुख पहलू रहे। तो यहाँ पर जो इनका केंद्र बिंदु रहा, यह नीति लोगों के लिए है और लोग इस नीति के लिए हैं। ये एक उनका एक केंद्र बिंदु था कि यहाँ पर जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं ये लोगों का विकास होना चाहिए और इसको विकसित करने के लिए लोग इसके साथ होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसकी विशेषताएं क्या थी, इस नीति के अंतर्गत क्या प्राप्त करने की कोशिश की गई। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति नवोन्मेष नीति 2013 के बारे में बताएं, तो वहां पर आपके पास काफी सारे पॉइंट हो सकते हैं। जैसे पहला काम यहाँ पे किया गया, यह समाज में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देगा। समाज के सभी वर्गों में, वो किसी भी वर्ग से रिलेटेड हो, वहाँ पे समाज के सभी वर्गों के मध्य एक वैज्ञानिक सोच को यहाँ पे बढ़ावा देना था इस नीति के तहत। दूसरा, युवाओं में विज्ञान अनुप्रयोग हेतु कौशलों को बढ़ावा देना, क्योंकि एक कौशल युक्त व्यक्ति यहाँ पर बेहतर कार्य कर सकता है और साथ ही साथ विज्ञान को एक करियर के रूप में भी स्थापित करना है। विश्व स्तरीय ढांचा विकसित करना है, क्योंकि बिना किसी प्रकार की अवसंरचनात्मक विकास किए ना ही हम लोगों को वहां पर सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे और ना ही राष्ट्र को वहां पर हम विकसित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2020 तक भारत को विश्व की 5 बड़ी वैज्ञानिक राष्ट्रों की श्रेणी में लाके खड़ा करना है। सामाजिक व्यावसायिक उपयोग को बढ़ाना है। कम लागत की नवीनीकरण गतिविधियों में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रणाली को विकसित करना है। ज्ञान को संपदा संवर्धन वाली सोच व मूल्य प्रणाली के तौर पर यहाँ पर लोगों एक भारत में इसका विकास करना है।
साथ ही यहाँ पर निजी क्षेत्र को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पर वहाँ पर उनको सम्मिलित करते हुए जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद है उसका 2% यहाँ पर शोध और अनुसंधान के क्षेत्रों में खर्च करने को भी रखा गया। पूर्णकालिक कार्मिकों की बात करें तो यहाँ पर अगले 5 वर्षों में 66% यहाँ पर वृद्धि करने की बात की गई साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, और नवीनीकरण के लाभों को महिलाओं व अक्षम लोगों तक पहुँचाने का जिम्मा उठाया गया। तो ये पॉलिसी थी 2013 की, लेकिन इसी 2013 की पॉलिसी 2020 तक समाप्त होती है। 2020 के बाद 2035 तक के लिए एक विजन प्रस्तुत किया गया जिसे नाम दिया गया प्रौद्योगिकी विजन 2035। इस विजन के अंतर्गत भारत सरकार ने ये प्रस्तुत किया कि वो 2035 तक अगले 15 सालों में, बेसिकली इसे 2015-16 में प्रस्तुत किया गया था, तब 20 साल का एक टारगेट था। इस 20 साल में भारत को किस तरीके से डेवलप करना है, किन किन फील्ड्स पर ध्यान देना है, हमें उस फील्ड्स में किस तरीके से अपने आप को लेकर आना है, वहाँ पर कहाँ कहाँ काम किया जाना है, इसमें किसकी क्या भूमिका होगी और कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित होंगे, इन सभी पहलुओं को लेकर यहाँ पर प्रौद्योगिकी विजन 2035 में बात की गई। तो एक ब्रीफिंग के तौर पर अगर हम देखें तो क्या इंपॉर्टेंट पहलू रहे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रौद्योगिकी विजन 2035 2016 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस में इसे प्रस्तुत किया गया, और यहाँ पर प्रोफेसर अनिल काकोदकर के निर्देशन, जो कि ट्राइफेक के चेयरमैन हैं, और उन्हीं के ट्राइफेक के द्वारा इसे विकसित किया गया, और अनिल काकोदकर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए उनका दिशा निर्देशन इसमें था, उनके द्वारा इसे तैयार किया गया। यहाँ पर प्रौद्योगिकी विजन 2035 में 12 क्षेत्रों को सिलेक्ट किया गया जिसमें भारत कार्य करेगा और नवीनीकृत स्थितियों को प्राप्त करेगा। 12 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं कृषि, जल, ऊर्जा, आवास, बुनियादी ढांचा, सामग्री, पर्यावरण, यातायात, निर्माण, सूचना एवं संचार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में यहाँ पर कार्य किया जाएगा। कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसे भारत प्राप्त करेगा। कब तक? 2035 तक। तो लक्ष्य क्या रहे? लक्ष्य थे कि सुरक्षा, समृद्धि में वृद्धि और प्रत्येक भारतीय की अस्मिता को सुनिश्चित करना। 12 विशेषाधिकार निर्धारित किए गए जिसमें 6 वैयक्तिक थे और 6 सामूहिक। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि वैयक्तिक विशेषाधिकार आपके क्या थे। तो जो 6 वैयक्तिक विशेषाधिकार रखे गए हैं, पहला है स्वच्छ वायु और पेयजल, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा और सार्वजनिक स्वच्छता, 24 घंटे बिजली, बेहतर आवास, बेहतर शिक्षा, आजीविका और सृजनात्मक अवसर। ये आपके 6 वैयक्तिक अधिकार इसके अंतर्गत रखे गए। इसके साथ साथ 6 सामूहिक विशेषाधिकारों की भी विजन 2035 में बात की गई, जिसमें सुरक्षित व तेज आवागमन, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा, सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता, पारदर्शी और प्रभावशाली शासन, आपदा व जलवायु लोच, प्राकृतिक संसाधनों का पारिस्थितिकी अनुकूलन संरक्षण इसमें सम्मिलित रहा। इसके लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी निर्धारण के कुछ बिंदुओं को भी निर्धारित किया जिसके माध्यम से इन्हें हम किस तरीके से लेकर आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से डेवलप करना है और कैसे इसको हम कहाँ स्थापित करेंगे, इसको यहाँ पे प्रौद्योगिकी निर्धारण के अंतर्गत बताया गया। जिसमें पहली बात कहेगी कि ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करना जिसे तेजी से हम तैनात कहीं भी कर सकें। दूसरा, प्रयोगशाला से व्यवहार के स्तर पर इन्हें लाया जा सके। लक्ष्य अनुसंधान आवश्यक होना चाहिए। और चौथा, जो कभी अभी भी कल्पना के दौर में है तो उन्हें हम कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलकर इस क्षेत्र में यहाँ पर कुछ प्रमुख चुनौतियों की भी बात करते हैं। जब आप इस तरीके के विजन रखते हैं, भविष्योन्मुखी विजन रखते हैं, तो चुनौतियां हमेशा होती हैं और चुनौतियां हर एक फील्ड में होती हैं। और जब इस तरीके के फील्ड में आपके समक्ष चुनौतियां आती हैं तो आप किस तरीके से टैकल कैसे करेंगे, तो पता होना चाहिए चुनौतियां क्या हैं। और चुनौतियां वही हैं जो हम सबको पता है। वर्तमान समय में जनसंख्या इतनी बड़ी है कि उसके लिए पोषण, उसके लिए स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, कृषि पर किस तरीके उसका प्रभाव पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रमुख चुनौतियों के तौर पर प्रस्तुत किया गया। जैसे पोषण सुरक्षा गारंटी को सुनिश्चित करना होगा। महिलाओं में एनीमिया की अर्थात खून की जो कमी होती है उस समस्या को दूर करना होगा। पानी की बेहतर गुणवत्ता सभी के लिए उपलब्ध हो ये सुनिश्चित करना। सभी के लिए शिक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना। भाषा, सभी के लिए एक लोकल या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से जानकारी पहुंचाना। बिजली के विकेंद्रीकृत वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करना। महत्वपूर्ण संसाधनों में सुरक्षा, कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और स्वतंत्र निर्वाचन प्रक्रिया जैसी चीज़ों को यहाँ पर
एक प्रमुख इंपॉर्टेंस पहलू के तौर पर या प्रमुख चुनौतियों के तौर पर हम यहाँ पर अभी भी देखते हैं, जिसे आप विजन 2035 के अंतर्गत प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पे तो बात की गई कि विजन 2035 को हमने देख लिया, उसके सभी आयामों को यहाँ पे हमने देख लिया। इसके बारे में अगर लिखने को आए तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बात की गई कि इसे प्रस्तुत किया गया भारतीय विज्ञान कांग्रेस में। तो चलिए थोड़ी सी एक नॉलेज यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस यहाँ पर क्या है। जस्ट चलिए, तो हम बात कर रहे थे आप किस तरीके से। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस की देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले स्थापना की बात करते हैं तो 1914 में की गई थी ब्रिटिश काल में। यहाँ पे 2 लोग थे जिनका नाम था JL साइमनसन और PS मैकमोहन। इनके द्वारा यहाँ पर विज्ञान कांग्रेस को स्थापित करने की बात कही गई। आगे चलकर अगर हम देखें तो ये भारत में आधुनिक विज्ञान को आगे बढ़ाने का एक सबसे बड़ा मंच के तौर पर इसे देखा गया। और अगर हम वर्तमान समय में अगर बात करें तो जो प्रमुख कुछ हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, चाहे वो जगदीश चंद्र बोस हैं, मेघनाथ साहा हैं, सत्येंद्र नाथ बोस हैं, उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस का यहाँ पर नेतृत्व भी किया। हाल फिलहाल अगर करंट की अगर हम बात करें तो 2020 में 3 से 7 जनवरी को बेंगलुरु में यहाँ पर इसकी 107वीं यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक के आयोजन में जो केंद्र बिंदु था वो था कि कृषि या कृषकों को किस तरीके से नवाचार या नई प्रौद्योगिकियों को किस तरीके से सम्मिलित किया जाए, उनको नए किसान या कैसे कृषि करने के संदर्भ में जो भी नई प्रौद्योगिकियाँ उनको चाहिए वो किस तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर इस बार की बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो ये बात हो गई कि भारत में साइंस को लेकर, साइंस एंड टेक को लेकर किस तरीके से विकासिक प्रक्रिया को हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, स्टार्टिंग हमने यहाँ पर की साइंस के एक मूलभूत आयाम को समझने से, फिर प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत की में इसकी स्थितियों को देखा। भारत में जो प्रमुख वैज्ञानिक रहे उनके द्वारा जो प्रमुख उपलब्धियाँ प्राप्त की गई, जो प्रमुख पुरस्कार उनको दिए गए, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, जो कार्य किए गए हैं, उनको भी देखा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें काफ़ी सारा करंट का टॉपिक भी है, जो कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पर ही आपको काफ़ी काम आ जाएगा। अब बात करते हैं पर्टिकुलर, ये हो गई एक रूपरेखा जहाँ साइंस एंड टेक की अलग अलग चीज़ों के बारे में भारत के संदर्भ में आपको जानकारी मिल गई। जब साइंस एंड टेक को पढ़ना शुरू करते हैं तो इस बेसिक चैप्टर के बाद आप प्रवेश करते हैं कई छोटे छोटे अन्य चैप्टर्स में, जिसमें कुछ काफ़ी बड़े भी। अब हम चैप्टर वाइज यहाँ पे टॉपिक को स्टडी करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिफेंस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर पढ़ेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है और इसके अंतर्गत भारत के कौन कौन से संस्थान कार्य करते हैं, उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें विकसित की गई हैं, उनकी अपनी क्या विशेषता है, कौन से सामने जो होते हैं हमारी सीमा सशस्त्र बल कौन कौन सी हैं, हमारी रक्षा नीति क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करें। सबसे पहले रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें तो भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी या रक्षा का जो कार्य है वो है रक्षा मंत्रालय के पास। और रक्षा मंत्रालय अपना ये काम 4 विभागों के माध्यम से करता है। 4 विभाग कौन कौन से हैं तो यहाँ पर देखिए, रक्षा विभाग है एक, दूसरा है रक्षा उत्पादन विभाग, तीसरा है रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और चौथा है पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। इनके माध्यम से रक्षा संबंधी सभी प्रकार के कार्यों का वो संपादन भी करता है। भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी को 3 प्रमुख भागों के रूप में यहाँ पर रखा गया है। 3 प्रमुख भाग या कह सकते हैं इसके हिस्से हैं। पहला, रक्षा प्रौद्योगिकी के विविध आयाम, दूसरा रक्षा नीति और तीसरा रक्षा क्षेत्र से जुड़े सरकारी उपक्रम। तो रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़े साथ ही साथ कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं संगठन भी हम यहाँ पर इसके देखते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में डेवलपमेंट में जाते हैं और चीज़ों को डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जानते हैं कि रक्षा प्रौद्योगिकी का इतिहास क्या रहा। तो देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश काल में मैसूर के जो शासक रहे टीपू सुल्तान के द्वारा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान रॉकेट नुमा प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग की वहाँ पर झलक देखने को मिलती है। और ये जो प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल की एक प्रक्रिया इसको हम कहते हैं, इनकी जो रेंज थी वो करीब 1 किलोमीटर थी। लेकिन समस्या ये थी कि ये निशाना जो लगाते थे वो सही निशाने लगाने में सक्षम नहीं थे। दूसरा यहाँ पर एक एग्जाम्पल मिलता है, गाइडेड मिसाइलों के प्रथम सफल परीक्षण के कारण जर्मनी को
आधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रणेता कहा जाता है, एक जनक कहा जाता है कि सबसे पहले किस देश ने गाइडेड मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया, तो वो था जर्मनी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो रक्षा प्रौद्योगिकी के विविध आयामों के अंतर्गत सबसे पहले मिसाइल प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मिसाइल प्रौद्योगिकी भारत में हम देखें तो इसके लिए इंटीग्रेटेड आपको एक मिसाइल प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, जिसके अंतर्गत 5 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों का विकास किया गया था। तो चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो मिसाइल प्रौद्योगिकी, मिसाइल है क्या? मिसाइल एक पायलट रहित, जिसमें कोई पायलट कोई व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है, एक पायलट रहित स्वचालित और निर्देशित एक हथियार होता है। और इसमें मिसाइल को हम जब छोड़ते हैं या फिर उसको टारगेट करके छोड़ दिया जाता है, तो पर्टिकुलर जिस टारगेट को आप फिक्स करते हैं वो उसको जाके हिट करता है, उस ठिकाने को नष्ट कर देता है। युद्ध के दौरान या फिर आतंकवादियों को जैसे कि इस समय होता है गोलाबारी के दौरान, सारी चीज़ों को हम मिसाइल के थ्रू यहाँ पर टारगेट करते हैं। इसमें कई प्रकार की परमाणु आयुध मिसाइलें भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो चलिए बात करते हैं मिसाइल के लिए जो इस तरीके से जो काम करते हैं कि आप एक बार टारगेट को फिक्स करते हो, या मिसाइल किस तरीके से काम करती है, जो डेवलपमेंट होती है, उसके लिए वो तकनीकी क्या यूज़ करते हैं। तो मूलतः 2 तकनीकी हैं, एक होती है प्रणोदन तंत्र और दूसरा होता है निर्देशन तंत्र। प्रणोदन तंत्र का मतलब जिस तरीके से उसका जो रॉकेट इत्यादि है, जो भी उसमें प्रणोदक अर्थात कि ईंधन क्या यूज़ करते हैं, और निर्देशन अर्थात पर्टिकुलर जो मिसाइल जो आपको किस निर्देशन के तहत संचालित कैसे हो रही है उसको। अब प्रणोदन तंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे की ओर संचालन की बात करता है, और आगे की ओर संचालन के लिए वो बल उत्पन्न करता है। कई बार यहाँ पर ये 4 प्रकार के अलग अलग होते हैं, जो प्रणोदन तंत्र होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोपेलर, टरबाइन, इंजन, रैमजेट और रॉकेट। जो मिसाइल में यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके रॉकेट और जैम इंजन, यहाँ पर रैमजेट इंजन यहाँ पर आपको प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा निर्देशन कि अर्थात पर्टिकुलर कोई मिसाइल आप छोड़ते हैं तो किसको हिट करना है, तो डायरेक्शंस क्या होती हैं। डायरेक्शंस के लिए यहाँ पर मिसाइलों को इच्छित उड़ान मार्ग पर बनाए रखने का कार्य निर्देशन तंत्र के माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पर भारत ने भी इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया। प्रोग्राम का नाम दिया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, और ये जो प्रोग्राम था DRDO के अंतर्गत संचालित हुआ। भारत में इस प्रोग्राम के माध्यम से मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना, और 2008 में DRDO के द्वारा भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बन चुका है, इसकी घोषणा के साथ ही इस प्रोग्राम को समाप्त कर दिया गया। इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 5 अलग अलग तरीके के मिसाइल डेवलप की गई। पहली थी पृथ्वी, जो सतह से सतह मार करने के लिए थी। दूसरी थी अग्नि, जो ये भी सतह से सतह मार करने वाली थी, लेकिन दोनों में अंतर ये था कि जहां पृथ्वी जो मिसाइल है वो कम रेंज की थी, वहीं आपकी जो अग्नि मिसाइल है वो अधिकतम या इंटरकॉन्टिनेंटल हिट करने के लिए वहां पर इन मिसाइल्स को डेवलप किया गया था। तीसरा है त्रिशूल, जो सतह से हवा में हिट करने को। नाग टैंक रोधी मिसाइल थी, और आकाश सतह से हवा में मार करने के लिए डेवलप की गई। आगे चल के भारत यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर MTCR कहते हैं, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। भारत इसका 2016 में सदस्य बनता है, और भारत इसका 35वां सदस्य है। आज अगर हम वर्तमान समय की बात करें, जिस तरीके से भारत ने अपने आप को मिसाइल प्रौद्योगिकी में विकसित कर लिया है और एक तंत्र को एक तौर पे एक मजबूत रक्षा तंत्र विकसित किया है, उसके कारण भारत विश्व में P5 नेशन के बाद सबसे ज्यादा उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी की प्रणाली वाला एक देश है। इसके बाद मिसाइलों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो मिसाइल मूलतः होती हैं 2 तरीके की, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत क्या है? बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है इसमें रॉकेट इंजन प्रणोदित होते हैं, ठीक है। साथ ही जिसमें प्रक्षेपण का जो मार्ग होता है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होगा? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा निर्धारित होगा। और इसमें अगर मान लीजिए जो ईंधन है, जो भी ठोस है, तरल है, अगर आप प्रयोग करते हैं और वो एक बार जल के खत्म हो गया, तो आगे के लिए जो मिसाइल को गाइड करेगा तो उसका जो रॉकेट होता है, वहां पर जो इंजन है, उस रॉकेट इंजन के द्वारा ईंधन को वहन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर वायुमंडल के बाहर भी इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है, क्योंकि ये वायुमंडलीय गैस या ऑक्सीजन इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं। और इनको अधिकतम गति प्रदान करने के लिए इनको प्रक्षेपण मार्ग इनका क्या होता है? परवलयीय होता है, और इनको अधिकतम दूरी तक जाने के लिए 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है।
पृथ्वी व अग्नि जो मिसाइलें हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और साथ ही साथ इनकी अगर हम रेंज की बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल रेंज की बात करें, तो यहाँ पर 4 अलग अलग प्रकार की रेंज है। पहला है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो 1000 किलोमीटर से कम के टारगेट को हिट करने के लिए बनाई जाती हैं। दूसरा है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो 1000 से लेकर के 3000 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट करने के लिए बनाई जाएंगी। तीसरा है इंटरमीडिएट रेंज 3 से 5000 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट करने के लिए, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कम से कम 5500 किलोमीटर से ज़्यादा तक के टारगेट को हिट कर सकती हैं। तो यहाँ पर किसी भी मिसाइल के किस दूरी तक के टारगेट को हिट कर सकते हैं उसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो पहला तो हमने देखा कि बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरी यहां पर हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल देखिए थोड़ी सी डिफरेंस होती है। डिफरेंट इसलिए होती है कि इसमें जो होता है, इसमें एक पायलट रहित स्वचालित तो ये भी है, कोई इसमें उड़ता तो नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के समानांतर और कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, और इसी कारण ये किसी रडार में इनको हम नहीं देख सकते हैं और ये रडार से बच जाती हैं। दूसरी यहाँ पर ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करती हैं, अंतरिक्ष के बाहर नहीं जा सकती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इनको दागने के बाद कभी भी इनका दिशा में परिवर्तन भी किया जा सकता है कि एक बार अगर आपने मान लीजिए लॉन्च कर दिया और आपको पता लगा कि अब गलत टारगेट है या फिर किसी और टारगेट को भी हिट करना है, तो अब बीच मार्ग में ही इनकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं बाय रिमोट। साथ ही अगर हम बात करें तो इनका प्रक्षेपण हम वायु, जमीन, जहाज, पनडुब्बी किसी के द्वारा कहीं से भी कर सकते हो। क्रूज मिसाइल का हम कहीं से भी परीक्षण करने में भारत सक्षम है। परीक्षण साथ मतलब कि दागने को प्रक्षेपण करने को लेकर। वर्गीकरण के आधार पर बात करें तो वर्गीकरण यहाँ पर देखिए एक होती है सबसोनिक। सबसोनिक जो वर्गीकरण होता है वो किसमें गति के आधार पर होता है। बैलिस्टिक मिसाइल में रेंज के आधार पर होता है, और क्रूज मिसाइल की जो वर्गीकरण होती है वो उसकी गति के आधार पर होता है। तो यहाँ पर गति के आधार पर पहला है सबसोनिक। सबसोनिक जिसकी गति 1 मैक से कम होगी। दूसरा है सुपरसोनिक जिसकी गति 1 से 3 मैक होगी, और तीसरा है हाइपरसोनिक जिसकी गति 5 मैक से अधिक होगी। मैक बेसिकली 1195 किलोमीटर पर आवर की गति को यहां पर कहते हैं। दूसरा, क्रूज मिसाइल में जीपीएस तकनीकी को भी प्रयोग किया गया है, और एक अंतर और है कि बैलिस्टिक मिसाइल से क्रूज मिसाइलें जो होती हैं वो छोटी होती हैं। तो यहां पर मिसाइलों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को देख लिया। अब चर्चा करते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत जो 5 मिसाइलें हैं, या हमारी जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो 5 मिसाइलें विकसित की गई, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल, ये हैं क्या और इनकी अपनी विशेषता क्या है, वर्तमान समय ये प्रयोग होती भी हैं कि नहीं होती हैं, और होती हैं किस रूप में होती हैं, इनकी क्षमता कितनी है और किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भारत के पढ़ते हैं पृथ्वी मिसाइल के बारे में। पृथ्वी मिसाइल देखिए इंटीग्रेटेड आपका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सतह से सतह छोटी दूरी की मिसाइल है, अर्थात ज़्यादा दूर तक की हिट करने के लिए इन्हें नहीं डेवलप किया गया था। पृथ्वी 1 की अगर आप बात करें तो पृथ्वी 1 जो है 1988 में इसका पहला परीक्षण किया गया, और 1994 में इसे थल सेना में सम्मिलित किया गया। ये ईंधन जो होती हैं वो तरल अर्थात कि द्रव लिक्विड में यूज़ करते हैं, और इनकी जो क्षमता है जो टारगेट को हिट करने की वो 150 किलोमीटर सिर्फ है। कितनी? सिर्फ 150, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के रेंज तक ये हिट कर सकती हैं। हाँ, इनके हथियारों को अर्थात जो वेट है प्रणोदन का वो कितना ले जा सकती है, 1000 किलोमीटर यहाँ पर लेकर जा सकती हैं। 1000 kg का यहाँ पे हथियार ये लेकर जा सकती हैं। हथियार ले जाने में सक्षम साथ साथ इनको अभी हाल ही में पृथ्वी मिसाइल को हटा दिया गया है, अर्थात कि प्रतिस्थापित किया जा रहा है एक नई प्रकार की मिसाइल से जिसका नाम है प्रहार मिसाइल। प्रहार मिसाइल जो है 200 kg तक का पेलोड अर्थात हथियार जो है लेके जा सकती है, और ये तुरंत प्रतिक्रिया के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न दिशाओं में कई लक्ष्यों को ये एक साथ भेज सकती है। इसमें जो ईंधन प्रयोग किया जा रहा है वो है ठोस ईंधन के तौर पर, ठोस ईंधन इसमें प्रयोग किया जाएगा। पृथ्वी 1 के बाद पृथ्वी 2 मिसाइल। पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 kg का पेलोड ले जाने में सक्षम है। रेंज इसकी 250 से 300, 350 किलोमीटर है, और एकल चरण में तरल ईंधन का भी ये प्रयोग करते हैं। पहला परीक्षण 1996 में और सम्मिलित किया गया इसे 2002 में थल सेना में। आगे चलकर यहाँ पे पृथ्वी 3 आती है जो 500 kg के पेलोड तक को यहाँ पे विकसित कर सकती है या लेके जा सकती है। 350 से 600 किलोमीटर की रेंज में दो चरण में एक तरल और ठोस ईंधन का ये प्रयोग करती हैं। पृथ्वी 3 को ही
थोड़ा सा डेवलप किया गया, इसके एक सामुद्रिक वर्जन को लेकर आया गया और सामुद्रिक वर्जन को नाम दिया गया धनुष। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पर इसका धनुष वर्जन के नाम से जाना जाए। तो 2000 में इसका परीक्षण किया गया। तो पृथ्वी मिसाइल सिस्टम 3 है, पृथ्वी 1, 2, 3। पृथ्वी 1 को आपको प्रतिस्थापित किया गया, किससे किया गया? प्रहार से। दूसरा है यहाँ पे अग्नि मिसाइल है। अग्नि मिसाइल देखिए यहाँ पर अग्नि 1 है जो 700 से 1200 किलोमीटर तक के हिट कर सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल है और परंपरागत व नाभिकीय दोनों प्रकार के हथियारों को अग्नि मिसाइल ले जाने में सक्षम है। रेंज के आधार पे बात कर लेते हैं, क्योंकि रेंज के आधार पे बाकी डिफरेंसेस है, बाकी सबकी क्वालिटी सेम है। तो रेंज अगर हम बात करें तो अग्नि 2 जो है 2000 से 2500 किलोमीटर, 1999 में पहला परीक्षण किया गया। अग्नि 3 3500 किलोमीटर तक रेंज है इसकी और 2006 में इसका परीक्षण किया गया। अग्नि 4 4000 किलोमीटर इसका रेंज है और 1000 केजी का पेलोड ले जा सकती है। 2011 में इसका पहला परीक्षण किया गया। अग्नि 5 की बात करें तो 5 से 6000 किलोमीटर तक का रेंज है इसकी और 2012 में इसका पहला परीक्षण किया गया। एक बार में ये 3 से अधिक हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। दूसरा अग्नि 6 को इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बंद होने के बाद विकसित किया गया था और इसकी जो क्षमता है अर्थात जो रेंज है वो 8 से 10,000 किलोमीटर तक के रेंज को ये कवर अप कर सकती है। ये 4 से 6 हथियार भी ले जाने में सक्षम है और इसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के रूप में यहाँ पर इसको विकसित किया गया है, अर्थात एक साथ कई प्रकार के यहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने में सक्षम। अग्नि के बाद अगली है त्रिशूल जो सतह से हवा मार करती है। 1989 में इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद यहाँ पर जिसकी रेंज है त्रिशूल की बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 9 से 12 किलोमीटर तक के यहाँ पे कवर इसको करता है, अर्थात रेंज अर्थात टारगेट को हिट कर सकता है और इसे तीनों ही सेनाओं में सम्मिलित कर लिया गया है। 2008 में इसको बंद कर दिया गया। उसकी जगह पर एक नई मिसाइल लेकर आई जिसका नाम दिया गया मैत्री मिसाइल। मैत्री मिसाइल मूलतः यहाँ पे त्रिशूल के गुणों के साथ साथ इसमें एक और चीज़ों को सम्मिलित किया गया है जिसका नाम है फ्रेंच माइका नामक मिसाइल के गुणों को भी सम्मिलित करके यहाँ पे नई विकसित की गई जिसका नाम है आपका मैत्री। नाग दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर, अर्थात कि एक बार आपने टारगेट को फिक्स कर दिया और उसको आपने छोड़ दिया है तो वो जाके टारगेट को हिट करेगी, उसको लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये टैंक रोधी मिसाइल है और 3 से 7 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है। परीक्षण यहाँ पर देखें तो 1990 में किया गया और अवरक्त प्रतिबंधित प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ये दिन और रात दोनों ही कह सकते हैं स्थितियों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। इसका प्रयोग हेलीकॉप्टर के में भी किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर में जो प्रयोग किया जाने वाला संस्करण है उसको नाम दिया गया है हेलेना। इन मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए थर्मल इमेजर से लैस एक विशेष वाहन को भी बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है नामिका। नाग के बाद अगला है आकाश। सतह से हवा में मार करने में 25 से 30 किलोमीटर का रेंज और 2 से 5 मैक की इसकी स्पीड है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकती है। रैमजेट नामक इंजन का ये प्रयोग करता है और राजेंद्र रडार के द्वारा इसे निर्देशित किया जाता है। 1990 में इसका परीक्षण किया गया और कई लक्ष्यों को एक साथ भेदने में ये सक्षम है आपका आकाश मिसाइल। चलिए, तो यहाँ पे काफ़ी सारी मिसाइलों के बारे में आपने पढ़ लिया जो इंटीग्रेटेड अर्थात जो 5 मिसाइलें विकसित की गई थी आपकी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। लेकिन इसके अतिरिक्त भी भारत सरकार के द्वारा और DRDO के द्वारा यहाँ पर कई अन्य मिसाइलों को भी विकसित किया गया उसके बाद, जैसे कि इसमें है K-15 सागरिका भी इसको हम कहते हैं और ये पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। मूलतः एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था के फैमिली प्रोजेक्ट। के फैमिली प्रोजेक्ट के अंतर्गत पनडुब्बियों के लिए मिसाइल्स को विकसित करना था और इसमें से एक आई K-15 मिसाइल जिसको हम सागरिका भी कहते हैं। ये नाभिकीय हथियारों को ये ले जाने में सक्षम है। 2008 में परीक्षण किया गया। 500 से 800 kg इसका कह सकते हैं कि आपको हथियारों को या आयुध है वो लेके जा सकती है। 700 किलोमीटर का इसका रेंज है और 2 चरण है जिसमें वो ठोस प्रणोदक का वो प्रयोग करते हैं और DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया। दूसरा शौर्य है। शौर्य सतह से सतह में शॉर्ट रेंज की हाइपरसोनिक एक मिसाइल है जो 700 किलोमीटर तक के रेंज को हिट करती है और इसे DRDO की हैदराबाद अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया। के फैमिली में एक और यहाँ पे है K-4। ये परमाणु सक्षम पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता करीब 3500 किलोमीटर है और 2000 kg का ये परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है।
डीआरडीओ के द्वारा इसे गोपनीय रूप से प्रस्तुत बनाया गया था, जिसका नाम दिया गया था ब्लैक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इसे आईएनएस अरिहंत नामक परमाणु पनडुब्बी पर इसे इनको सभी को यहाँ पर स्थापित किए जाने की बात कही गई है, लगाए जाने की भी बात कहा गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बारे में आप सब जानते हैं, परिचित हैं। भारत और रूस के संयुक्त कह सकते हैं कि अनुसंधान के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ब्रह्मपुत्र और मस्कवा नामक नदियों के संयुक्त नाम पर इसे ब्रह्मोस नाम दिया गया है। यहाँ पर एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और नाग, और यहाँ पर इसे हम बात करें तो 2 चरण में ठोस और तरल ईंधन का प्रयोग करती हैं। रैमजेट प्रणोदन तंत्र का ये प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इनकी क्षमता की बात करें, परीक्षण जो किया गया इनका 2001 में किया गया। 200 से 300 kg का यहाँ पर ये परमाणु आयुध को ले जा सकते हैं और 300 किलोमीटर तक के रेंज को ये हिट कर सकते हैं। इसकी जो खासियत ये है कि ये जमीन, हवा और पनडुब्बी चाहे युद्धपोत कहीं से भी प्रक्षेपित करने में ये सक्षम है। तो भारत के लिए यहाँ पर ब्रह्मोस के क्रूज मिसाइल यहाँ पर विकसित होने के बाद इसकी हाल फिलहाल यहाँ पे गति पर यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसकी क्षमता को बढ़ाया जाने की, जो सुपरसोनिक इसे हाइपरसोनिक यहाँ पर बनाने को लेकर भी काम किया गया। तो ब्रह्मोस मार्क 2 लेकर आए, जो सबसे उन्नत है और इस पर हाइपरसोनिक स्पीड के थ्रू अर्थ क्रूज मिसाइल है, जिस स्पीड आपको पता है 5 मैक से ज़्यादा यहाँ पर है। इसके बाद आता है अस्त्र। डीआरडीओ के द्वारा दृश्यता सीमा से बाहर हवा से हवा में मार करने वाले में सक्षम पहला ये प्रक्षेपण है, जिसका नाम है अस्त्र। 40 से 100 किलोमीटर तक को ये हिट कर सकता है। इसकी रेंज है 2018 में इसका परीक्षण किया गया, लेकिन इसे बनाया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसी तरह निर्भय है। निर्भय मिसाइल जो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और टर्बी फेज इंजन का प्रयोग किया गया है। ठोस प्रणोदक इसमें प्रयोग किया गया है। स्पीड की बात करें तो 0.7 मैक है और 450 kg तक का यहाँ पर वेट ये कह सकते हैं कि लेके जा सकते हैं। क्षमता की बात करें, जो रेंज है इनकी 800 से 1000 किलोमीटर तक के एरिया को हिट करने में सक्षम है। परीक्षण की बात करें तो 2013 में पहला परीक्षण किया गया था, लेकिन असफल रहा। जो पहला सफल परीक्षण था वो 2014 में निर्भय का हुआ। साथ ही अगर हम बात करें, दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये रडार की पकड़ में भी ये नहीं आते हैं। साथ ही सटीक मौके पर हमला करने में भी यह सक्षम है, कि अर्थात कि ये जो निर्भय जो मिसाइल है, अगर आप इसे एक बार छोड़ दीजिए, ये पर्टिकुलर एक टारगेट के पास जाएगी, टारगेट के पास चक्कर लगाती रहेगी और जैसे ही सही मौका आएगा तब वहाँ पे हिट करेगी। ऐसा नहीं जाके सीधा ही हिट कर देगी। तो इस प्रक्रियागत स्थितियों को लेकर भी ये ज़्यादा सक्षम है। एक और मिसाइल है बराक 8। बराक 8 इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि ये लंबी दूरी की सतह से हवा में एक मध्यम दूरी से सतह से हवा में मार करने में सक्षम एक मिसाइल है। भारत और इजराइल का एक संयुक्त प्रक्रम है और यहाँ पर इस संयुक्त प्रक्रम के अंतर्गत बराक 8 को विकसित किया जाएगा। इसमें डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यहाँ पर मिलकर इसको विकसित करेंगे। विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल या फिर यूएवी, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू जेट विमानों से अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए यहाँ पर इसको बराक 8 को विकसित किया गया है। अर्थात यदि कोई दूसरा देश आप पर हमला करता है तो उनके मिसाइलों को नष्ट करने को लेकर। इनकी जो मारक क्षमता है 70 से 90 किलोमीटर की यहाँ पर बराक 8 की यहाँ पर आपकी जो क्षमता है हिट करने को लेकर। नेक्स्ट है आपकी पिनाका। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जो भारतीय थल सेना के लिए डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया। 40 से 70 किलोमीटर तक यहाँ पर इनकी रेंज है। दूसरा इसके बाद एक और लेकर आया गया पिनाका मार्क 2, ज़्यादा डेवलप इस संदर्भ के 44 सेकंड में 12 मिसाइलों को दाग सकने में सक्षम है यहाँ पर है। और साथ ही साथ अगर एक और आया सारथ जो है आकाश त्रिशूल और नाग प्रक्षेपास्त्र को कह सकते हैं कि दागने को लेकर, प्रक्षेपण को लेकर एक प्लेटफॉर्म है जिसको नाम दिया गया है सारथ। अब बात करते हैं, ये तो हो गई मिसाइलों के बाद, अब बात करते हैं भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम। अर्थात कि यदि कोई दूसरा देश आपके देश पर आक्रमण करता है तो वो भी मिसाइल छोड़ेगा, आपको टारगेट करके, आपके संस्थानों को टारगेट करके छोड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो रक्षा प्रणाली है वो किस तरीके से आप उसे मेंटेन कैसे करेंगे, वहाँ पर अपने डिफेंस को कैसे सुरक्षित बनाएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू किया गया। अब इस कार्यक्रम में अगर हम देखें तो भारत ने सबसे पहले ये जो विकसित किया, ये कारगिल युद्ध जो हुआ 1999 में, उसके परिणाम स्वरूप भारत ने इस पर कार्य करना शुरू किया। और यहाँ पर देखें तो भारत के मिसाइलों को नष्ट करने के लिए यहाँ पर इंटरसेप्टर विकसित किए।
यहाँ पर दो इंटरसेप्टर मिसाइलें पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस को विकसित किया गया। एक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया और एक एयर एडवांस डिफेंस सिस्टम को विकसित किया गया। जो पृथ्वी एयर डिफेंस था उसको नाम दिया गया प्रद्युम्न। ये दो चरणीय इंटरसेप्टर मिसाइल है जो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को नष्ट करता है और इसमें एक्सपो एटमॉस्फेरिक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ अगर हम एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान की, यहाँ पे 5 मैक व 5000 किलोमीटर की दूरी की जो स्पीड की क्षमता वाली मिसाइलें हैं उनको भी यहाँ पर ये आराम से यहाँ पे टारगेट कर सकता है, पता लगा सकता है और अपनी ओर किसी भी दागी गई मिसाइल के प्रक्षेपण मार्ग का पता लगाने के लिए इसके इंटरसेप्टर रडार डिटेक्शन व ट्रैकिंग प्रणाली जिसका नाम है यहाँ पर स्वॉर्डफिश रडार सिस्टम के द्वारा यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा, उसका प्रयोग किया गया है ताकि उनका पता लगाया जा सके और लंबी दूरी की मिसाइलों का पता लगा के उनको हम नष्ट कर सकें। तो ज़रूरी ये है कि यदि आपकी तरफ कोई मिसाइल आ रही, किस स्पीड से आ रही, किस गति से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, इसका आपको सही समय पर पता चल पाएगा, तभी आप वहाँ पर उसको कह सकते हैं कि नष्ट करने को लेकर आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो पहला आपको समझ में आ गया पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है प्रद्युम्न। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जो कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर 27 मार्च 2019 को अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर पृथ्वी की निचली सतह पर एक सैटेलाइट को नष्ट या टारगेट करके हिट किया गया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चाइना 3 देश हैं जिन्होंने इस सिस्टम को ऑलरेडी यहाँ पर विकसित कर लिया था। तो एंटी सैटेलाइट सिस्टम को यहाँ पर अर्थात अंतरिक्ष से यदि कोई देश आप पर नज़र रख रहा है, वहाँ आपसे कोई हमला करना चाहता है, तो भी आप अपने आप को वहाँ पर मजबूत बना चुके हैं। आप ऐसे मिसाइल्स को या ऐसे समस्याओं को भी आप वहाँ पर आसानी से हिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस एयर डिफेंस अश्विन के बारे में। ये एकल चरण इंटरसेप्टर मिसाइल है। 1530 किलोमीटर की ऊंचाई की मिसाइलों को ये नष्ट करने में सक्षम बनाया गया है। वायुमंडल के भीतर नष्ट एंडो एटमॉस्फेरिक प्रणाली इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ये वायुमंडल के भीतर यदि कोई मिसाइल है तो उसको नष्ट करने के लिए इसे विकसित किया गया। ये तो हो गया आपको डिफेंस सिस्टम। अब बात करते हैं रडार। रडार देखिए क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी जो प्रणाली, कोई भी विमान है या कोई भी पर्टिकुलर मिसाइल इत्यादि हैं आपके क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। DRDO के द्वारा कुछ रडारों को विकसित किया गया, जैसे कि इंद्र 1 है, ये 2D और गतिशील निगरानी के लिए है। इंद्र 2 है, ये जमीन से नियंत्रित निशाने को साधने को लेकर है। अलेशा है जो S बैंड निगरानी रडार है और मैदानी, रेगिस्तानी, पहाड़ों और ऊंचाई वाली जगहों को से संबंधित वहाँ पर निगरानी के लिए हम इस रडार का प्रयोग करते हैं। विमान और हेलीकॉप्टर्स के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके बारे में एक सुना होगा तेजस। तेजस यहाँ पर पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। लेज़र गाइडेड मिसाइल पर बम हमला करने में सक्षम है। मल्टी मोड रडार सिस्टम है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट 2015 में से वायुसेना में MiG-21 की जगह सम्मिलित किया गया। दूसरा है यहाँ पर ध्रुव। ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, 2 इंजनों से युक्त है। आपदा व संकट के समय राहत और बचाव कार्य के लिए भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सशस्त्र बलों की तैनाती करना हो, सैन्य संचालन करना हो, बचाव एवं राहत कार्य करने हो, इन सभी चीज़ के लिए हम ध्रुव हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, हेलीकॉप्टर के बाद अगला आता है मानव रहित विमान जिसको हम ड्रोन कहते हैं। ड्रोन के बारे में क्या है कि ये भूमि और सागर पर एक निरीक्षण और निगरानी के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। हमला करने के लिए भी इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। वायुमार्ग की निगरानी हो, सीमाओं पर नज़र रखना हो, मौसम, संचार, अनुसंधान इत्यादि करने हो तो हम यहाँ पर ड्रोन्स पर आज बहुत ज़्यादा वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। DRDO के द्वारा लक्ष्य, निशांत, पंछी, रुस्तम और तपस नामक ड्रोन यहाँ पर विकसित किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए DRDO के द्वारा विकसित तो इन नाम को ध्यान रखना है। अगली बात है मुख्य रूप से कुछ टैंकों के बारे में देख लेते हैं। टैंक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अर्जुन, T-90 और कर्ण 3 यहाँ पर टैंक विकसित किए गए हैं। अर्जुन स्वदेशी युद्धक टैंक है, DRDO के द्वारा 2004 में से सम्मिलित कर दिया गया सेना में। दूसरा यहाँ पे अर्जुन मार्क 2 लेकर आया गया जो 58 टन है, वजनी है, 120 mm की इसमें एक तोप लगी हुई है। बख्तरबंद स्टील और सेरेमिक का यहाँ पे ये बना हुआ है। लेजर वार्निंग रिसीवर व जैमर को यहाँ पर के कारण यह मिसाइलों के हमलों को रोकने में सक्षम है।
और 1400 अश्व शक्ति का इसमें इंजन है, भेदन क्षमता 2.5 किलोमीटर की है, मिसाइल हमलों को रोकने में, और नाइट विजन इसमें उपकरण है। इस कारण से ये रात में भी काम करने को लेकर सक्षम है। 360 डिग्री घूमने के कारण ये किसी भी ओर आक्रमण करने में भी सक्षम है। और इसकी जो तोप का नाम है वो है भीम। नेक्स्ट है T-90 भीष्म। ये थर्ड जनरेशन एक युद्धक टैंक है जो कि भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाया गया। 46.5 टन वजनी है, 1100 हार्स पावर इंजन का है, 60 किलोमीटर की यहां पर इसकी गति है, लेजर रिफ्रेशेस मशीन गन है जो आत्मरक्षा के संदर्भ में ये प्रयोग कर सकता है। बारूदी सुरंगों से ये स्वयं को बचा भी सकने में सक्षम, अर्थात अत्याधुनिक यहां पर T-90 भीष्म टैंक। तीसरा है कर्ण, मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक, DRDO के द्वारा विकसित, 48 टन वजनी, और इसको आधिकारिक रूप से हम टैंक एक्स के नाम से भी जानते हैं। 120 mm की राइफल गन है, 5 किलोमीटर की रेंज है, और रात्रि विजन है, रेजर रेंज फाइंडर तकनीकी से भी ये युक्त है। चलिए, तो यहाँ पे बात हो गई टैंकों की, और टैंकों के बाद कुछ चीज़ें बचती हैं जिसमें भारतीय नौसेना से संबंधित कुछ पोतों के बारे में, फ्रिगेट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां एक है अकुला श्रेणी की, जिसमें INS चक्र है जो 8 टन वजनी है, प्रथम परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी, ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी जो है अकुला श्रेणी की है। अप्रैल 2012 में अधिकृत इसे किया गया और रूस से आयातित थी, इसे भारत में बनाया नहीं गया था। सिंधु घोष जो श्रेणी है ये किलो श्रेणी में बनाई गई हैं। आक्रमणकारी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, 3000 टन का वजन है, और भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया है। अधिकतम ये 300 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं और 18 समुद्री मील प्रति घंटा इनकी अपनी एक स्पीड होती है। अरिहंत श्रेणी भारत की बनाई गई अब तक की सबसे कह सकते हैं कि पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी दागने में सक्षम है। इसमें K-15 और K-4 नामक जो मिसाइलें हैं वो इसमें आपको ऐड की जाएंगी, जो शॉर्ट रेंज की हैं, करीब 700 किलोमीटर तक के एरिया को आपको हिट कर सकती हैं। 2016 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया और भारत अब पानी के अंदर, जमीन और हवा में परमाणु हमले करने में सक्षम हो गया है ये देश। चलिए, अब बात करते हैं कुछ विमान वाहक को, जो कि ऐसे कह सकते हैं कि पोत जो कि विमानों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जा सकते हैं। तो INS विक्रमादित्य नवीनतम और सबसे बड़ा, 2013 में इसे नौसेना में शामिल किया गया है। एडमिरल गोर्शको का ही ये परिवर्तित स्वरूप है। 44,500 टन वजन है, 8,000 टन का ईंधन क्षमता है, 13,000 किलोमीटर तय कर चुका है। यहाँ पे ये 45 दिन में तय कर सकता है। लंबाई इसकी 284 मीटर और चौड़ाई इसकी 60 मीटर है। इसमें सेंसर व रडार युक्त है, साथ ही 500 किलोमीटर की परिधि में निगरानी करने में भी ये सक्षम है। कुछ विध्वंसक हैं जो कि यहाँ पर आक्रमण कह सकते हैं या फिर लड़ाई के दौरान प्रयोग किए जाते हैं दूसरे देशों के युद्धपोतों इत्यादि को नष्ट करने के तौर पर। तो विध्वंसक के तौर पर अगर हम बात करें तो दिल्ली श्रेणी है, जिसमें निर्देशित मिसाइल विध्वंस पोत पूर्ण रूप से भारत में डिज़ाइन किए गए हैं। दूसरा एक है राजपूत श्रेणी, इसे सोवियत संघ जो कि पूर्व जो आपका सोवियत USSR था उस समय से बनाया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल से ये लैस है और भारतीय नौसेना में सम्मिलित ये पहला पोत था। इसके बाद है कोलकाता श्रेणी, जिसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी युक्त निर्देशित मिसाइल विध्वंसक श्रेणी से युक्त है। और INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS चेन्नई, INS क्रमशः 2014, 15 और 16 में नौसेना में कोलकाता श्रेणी के 3 विमानों को या 3 विध्वंसक को सम्मिलित किया गया। इसके बाद एक और श्रेणी यहाँ पे बनाई गई जिसका नाम था कावार्टिस। कावार्टिस में एक श्रेणी है जिसका नाम है कोटा श्रेणी, जो 1350 टन का भार से 1350 टन इसका भार है। और इसमें साथ ही साथ अगर हम देखें तो निर्देशित गाइडेड मिसाइल हैं और कुछ 4 या 5 अलग अलग प्रकार की INS हैं, जिसमें से INS कर्श है 2001 में, INS कुलिस 2001 में, INS कर्मुश 2004 में नौसेना को सम्मिलित की गई। खुखरी श्रेणी के एक अन्य आपको यहाँ पर कुछ विध्वंसक को बनाया गया है और इसे एक लड़ाकू जलपोत भी इसे हम कहते हैं। डीजल इंजन से संचालित हैं और इसमें 65% से ज़्यादा ये स्वदेशी पुर्जों को प्रयोग किया गया है इन्हें बनाने को लेकर। खुखरी श्रेणी में खुखरी को 1982, INS कुठार को 1990, INS कृपाण को 1991, INS खंजर को 1991 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया जा चुका है।
इसके बाद आते हैं फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स जो हैं यहाँ पर आपको शिवालिक श्रेणी के हैं, और फ्रिगेट्स जो होते हैं कई प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं, चाहे वो युद्ध के तौर पे हो, चाहे परिचालन के तौर पे हो। ये हर प्रकार के कार्यों को करने तथा बहुभूमिका वाले यान के एक तरीके से पोत हैं, और यहाँ पर भारत में इन्हें विशेष सुविधाओं से युक्त और सुसज्जित बनाया गया है। मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इन्हें विकसित किया गया। इसके अंतर्गत INS शिवालिक को 2010 में, INS सतपुड़ा को 2011 में, INS सह्याद्री को 2012 में नौसेना में सम्मिलित किया गया। इसके बाद एक और श्रेणी डेवलप की गई जिसे हम कहते हैं तलवार श्रेणी, जिसे रूस के द्वारा यहाँ पर तलवार श्रेणी को रूस के द्वारा यहाँ पर निर्मित किया गया। INS तलवार 2003, INS त्रिशूल 2003 और INS तवार 2004, INS तेग 2012 और INS तरकश 2012, INS त्रिकांड 2013 में इसके अंतर्गत विकसित किए गए कुछ आपके फ्रिगेट्स हैं जो कि भारतीय नौसेना में इस समय कार्यरत हैं और भारतीय सीमाओं की यहाँ पर सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। कामोटा श्रेणी के पनडुब्बी रोधी पोत हैं जिनका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा भारत में निर्मित किया गया। ये स्टील्थ प्रौद्योगिकी से युक्त हैं, परमाणु पनडुब्बी रोधी हैं। INS कामोटा 2014, INS कदमत 2016, INS किल्टस 2017 और INS कामवर्ती 2017 में कामोटा श्रेणी के युद्धक पोतों को या विध्वंसक पोतों के फ्रिगेट्स को भारत में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। अब बात करते हैं कुछ भारतीय सशस्त्र बलों के। तो भारतीय सशस्त्र बलों की बात करें तो थल सेना, वायुसेना, जल सेना, भारतीय तटरक्षक बल हैं। यहाँ पर थल सेना में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सीमाओं की, दुर्गम इलाकों की और स्थलीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास है। 7 अलग अलग इनके कमान है भारत में और वहाँ से ये संचालन करते हैं। इनका मुख्यालय दिल्ली में है। इसी तरीके से वायुसेना है जो कि आपको भारतीय ऐसे बॉर्डर एरियाज़ के वहाँ पे देखते हैं। इनके भी अपने 7 कमान हैं और इनका भी जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली में है। तीसरी जो सेना है हमारी नौसेना है। ये 4 अलग अलग सेक्टर हैं इसके और भारतीय समुद्री सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अब इसके बाद एक है भारतीय तटरक्षक बल जो कि 1977 में यहाँ पर इनको स्थापित किया गया और कृत्रिम जो हमें सुरक्षा, बचाव कर, मशवरा, दिशा निर्देशन और आपदा इत्यादि के समय यहाँ पर इनका एक प्रमुख रूप से इनका कार्यों को प्राथमिकता यहाँ पर देखी जाती है। ये तो हमने यहाँ पर देख लिया भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सभी चीज़ों को हमने कवर अप कर लिया। एट द लास्ट एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, भारत की रक्षा नीति क्या रही है। देखिए, भारत की जो रक्षा नीति रही है वो है भारतीय सीमा की सुरक्षा, आतंकवाद, अलगाववाद से नागरिकों की सुरक्षा, युद्ध मशीनरी को पूर्ण रूप से तैयार रखना, प्रभावशाली निवारण क्षमता का विकास, विस्तृत दीर्घकालिक आधारभूत संरचना को विकसित जैसी चीज़ों को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है भारत की अपनी रक्षा नीति के अंतर्गत। और ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान के अनुरूप यहाँ पर विकसित की गई हैं। इस तरीके से यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस टॉपिक में हमने यहाँ पर इसकी भूमिका को पढ़ना शुरू किया और उसके बाद हमने रक्षा प्रौद्योगिकी परिचय समाप्त किया है। नेक्स्ट विषय वस्तु के तौर पर किसी और टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फैक्चुअल्स भी हैं और डिस्क्रिप्टिव के तौर पर आप यहाँ पर मेंस की आंसर राइटिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्विक रीजन के अंतर्गत किसी और विषय वस्तु के साथ। तो इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।